जब मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी, लोग खुश होते हैं, मैं खुश नहीं हुआ था, मैं परेशान हो गया था। और ये मैं आपको बताऊं, आज तक ये बात मैंने कहीं नहीं बताई। अभी जिस पेज से मैंने गाड़ियां बनाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह घर बनाया है, 15-20 लोगों के घर चल रहे हैं। मेरा जो मेन पेज है खिजर उमर वाला, ये मैंने 80,000 में बेच दिया था। अच्छा, आप उड़ो, उड़ नहीं सकते दौड़ो, दौड़ नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते रेंगते रहो, लेकिन छोड़ना नहीं है। आपकी अर्निंग को लेके बड़े सवाल होते हैं। खिजर उमर कितने पैसे कमाते हो यार? आज बता ही देता हूँ। बड़े प्रोटोकॉल से वीडियो बनाने के लिए जाते होंगे, क्रूजर पे आ रहे हैं, उतर रहे हैं और फिर किसी भैंस के नीचे घुस गए, किसी ट्रक के नीचे घुस गए और कपड़ों की तबाही होगी। मैं बहुत इंट्रोवर्ट सा बंदा हूँ। मुझे काफी सारे इवेंट पे बुलाया गया था, लेकिन अक्सर एक लाइन सुनने में आती है, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है। वो कोई औरत भी है ऐसी? डोल के ऊपर लिखा हुआ था आई लव यू खिजर। क्या बात तो है। बड़ा अच्छा लगा मुझे। आपने ये कॉन्सेप्ट भी सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैनिफेस्टेशन का। जैसे आपने जिक्र किया कि हमने एक दफा बैठ के सोचा कि ये चीज हमने अचीव करनी और फिर की। इस चीज पे 110% यकीन है भाई, आप कर सकते हो। आप जस्ट सोचो, जब आप चीज़ों को सोचते हैं, आपकी बॉडी, आपका माइंड फिर उस तरह से परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो मेरा तो इस चीज़ पे यकीन है। वेलकम टू इनलाइटन विद ज़ैनुल आबिदीन पॉडकास्ट। दोस्तों, ये मेरा सबसे पहला पॉडकास्ट है। और सबसे पहला क्या मतलब, मेरा पॉडकास्ट क्या, मेरी ज़िंदगी की पहली वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अभी जो हमने जो पॉडकास्ट में गेस्ट बुलाया ना, उनका भी ये फर्स्ट पॉडकास्ट है। इससे पहले उन्होंने कभी इंटरव्यूज़ दिए हैं कुछ छोटे मोटे कुछ चैनल्स को, लेकिन किसी अच्छे बड़े चैनल को उन्होंने कभी इंटरव्यू दिया है और ना ही उनका कभी पॉडकास्ट आया। और गेस्ट भी हमारे काफ़ी रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं और कोई छोटे मोटे नहीं, जानी पहचानी शख्सियत हैं। खिजर उमर उनका नाम है और उनकी वीडियोज़ अगर आपने उनको कभी देखा नहीं है तो बताते चलें कि फेसबुक पे ही इज़ किलिंग इट, लाइक 200 मिलियन 300 मिलियन व्यूज़। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में भी कुछ ही लोग हैं, 2-3 गिने चुने जिनमें उनका नाम आता है। तो अगर हम ये कहें कि वो टॉप 3 या टॉप 4 में है एशिया में, तो ये गलत नहीं होगा। और इसके अलावा उनका यूट्यूब भी बहुत अच्छे से जा रहा है। लेकिन वो क्या है कि काफ़ी ज़्यादा शोज़ और यूट्यूब इवेंट्स वगैरह पे नहीं आते, इसलिए आपने कभी उनको लाइमलाइट में नहीं देखा होगा। बड़े हम्बल डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है। और इनकी जो पर्सनैलिटी एक जो आप लोगों को नज़र आती होगी धूल मिट्टी में जो इन्होंने वीडियोज़ बनानी और मेहनत से जो वीडियोज़ बनाई है, उसके बरअक्स जो इनकी दूसरी साइड है वो आज आपको पॉडकास्ट में दिखाएंगे। बहुत सी बातें ऐसी जो कि कभी इन्होंने किसी जगह शेयर नहीं की हैं। आज थोड़ी सी गपशप लगेगी तो खुलेंगे और मिल बैठ के आज जो है ना, इनसे खिजर भाई से निकलवाते हैं कि यार इनकी लाइफ कैसी जा रही है और इनकी लाइफ की स्ट्रगल्स क्या थी और लाइफ की स्ट्रगल्स के बाद अब टाइम कैसा गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम खिजर भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जैन भाई? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कैसा रहा सफ़र आपका बेहतरीन। इस्लामाबाद तक? इस्लामाबाद तो लव है, आपको पता है। इस्लामाबाद जैसा शहर मैं कहता हूँ पाकिस्तान में दूसरा कोई है ही नहीं। फेवरेट सिटी है हमारी। वैसे घूमने भी यहाँ आते हैं, तो इस बार आपके मेहमान हुए हैं पॉडकास्ट में। घूमने फिरने तो आप आते रहते हैं, लेकिन आपका रिसेंटली एक दफ़ा आप आए भी थे, शिफ्ट भी हुए, 10 से 15 दिन रहे और हाँ फिर जी। वापस चले गए। वो क्या वो इशू है? जैन भाई ऐसा था कि इस्लामाबाद वैसे घूमने के लिए हम आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जब मैंने रिहाइश की, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था, मेरी टीम को भी बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन जो घर वाले थे ना, वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाए। आपको पता है गाँव का माहौल ये होता है कि बकरी भी बीमार हो जाए ना, तो वहाँ एक दूसरे को पूछने के लिए आ जाते हैं, और गाँव का माहौल ही अलग है। तो गाँव में मज़ा आता है यार। कितने दिन रहे थे तकरीबन? 1 महीना रहे थे और रमज़ान था तब। तो फैमिली के हवाले से बात करते चलें तो आपकी फैमिली में माशाल्लाह वाइफ भी हैं आपके, शायद आपने कभी सोशल प्लेटफॉर्म पे कभी जिक्र नहीं किया उनका। हाँ जी। और बच्चे भी हैं माशाल्लाह आपके। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह। 2 बेटे। बड़े का नाम अज़ान है, छोटे का नाम अर्श है। और फैमिली के साथ हम वीडियोस नहीं बनाते। हमारा जो कंटेंट है वो बिल्कुल हट के होता है, स्क्रिप्टेड होता है, स्क्रिप्टेड ड्रामा जिसे कहते हैं। तो मट्टी के साथ मट्टी होना पड़ता है। लेकिन देखने वाले कुछ लोग ऐसे हैं कंटेंट क्रिएटर, वो कहते हैं कि यार ये कैसा कंटेंट है, लेकिन उनको नहीं पता कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। तो कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ लोग इसको मतलब सोफिस्टिकेटेड काम नहीं समझते। लाइक कहते हैं कि यार मेरी नज़र में तो रिस्पेक्ट उसकी इसलिए कंटेंट की कि देखें, हम एसी रूम में बैठ के हम ये कंटेंट तो रिकॉर्ड करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। ना हमें हाथ पैर गंदे करने पड़ते हैं और ना ही जो है वो धूप है, देखें कितनी गर्मी में फिर आपकी वीडियोस नॉन स्टॉप हैं। बेशक धूप है, गर्मी है, कुछ भी है, आपने जो एक कंसिस्टेंसी रखी हुई है कि 3 दिन में या 2 दिन में वीडियो देनी है, तो वो आपने देनी होती है। कुछ लोगों का ये है कि वो कहीं भी राज़ी नहीं होते, वो अपने आप से भी नहीं राज़ी होते।
तो मेरा जो काम है वो उनको राज़ी करना नहीं है। मेरा काम है कंटेंट बनाना, आवाम को मज़ा आता है, व्यूज़ आते हैं, देखती है आवाम, तो बस ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट जो है ना इसको और बेहतर करूँगा। मैं सोच रहा हूँ शॉर्ट फ़िल्म्स के बारे में। बड़े अरसे से मैं सोच रहा हूँ, मेरे देखने वाले भी कहते होंगे कि यार पहले भी ये 2-4 दफ़ा बता चुका है लेकिन इसने बनाई नहीं है, तो वो थोड़ा-सा लेट हो गया प्रोजेक्ट, लेकिन जल्दी इंशाल्लाह शॉर्ट फ़िल्म आएगी। तो ये जो वीडियोज़ निकालते हैं कितना टाइम लग जाता है इसमें? इसमें जैन भी 4 से 5 घंटे लगते हैं शूटिंग में खाली। फिर उसकी डबिंग होती है, फिर एडिटिंग होती है, फिर वीडियो से पहले जो हम स्क्रिप्ट लिखते हैं सारे बैठ के, और उसमें भी बड़ा टाइम लगता है, सोचना पड़ता है, दिमाग पे बर्डन आता है। मोस्टली ये होता है कि रात को मतलब हम 12-1 बजे तक, 2 बजे तक हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि कल हमने क्या बनाना है। और जब दूसरे दिन वो वीडियो बना लेते हैं, पूरा दिन मेहनत होती है, 4-5 घंटे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद उसकी डबिंग करते हैं, फिर एडिट करके प्लेटफॉर्म्स पे। हमारे पास इंटरनेट का भी बड़ा मसला है। हमारे इलाके में इंटरनेट की वो स्पीड नहीं है जो इस्लामाबाद में है, जो बाकी बड़े शहरों में है, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो जब स्क्रिप्ट बन जाती है तो फिर नेक्स्ट डे फिर सेम प्रोसेस, फिर सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं। तो ये रोज का ही है। स्क्रिप्ट्स की कमी भी हो जाती होगी कि हो यार अब क्या जाती है, बनाएं? सोच पागल हो जाते हैं हम लोग। फिर समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई 500 से प्लस स्क्रिप्ट बना चुके हैं हम लोग। माशाल्लाह। 500 स्क्रिप्ट बनाना कोई छोटी बात तो नहीं है। मेहनत वाला काम है। जो बंदा हमारी एक बार शूटिंग देख लेता है ना, काफी सारे लोग आते हैं हमें शूट करता देखते हैं, तो शूट करने से पहले जो मतलब उनका एक माइंड होता है वो और होता है, हमारा शूट देखने के बाद वो फिर कहते हैं यार इतनी मेहनत होती है, हमें तो पता ही नहीं था। आपकी 4 मिनट की वीडियो हम तो 4 मिनट में देखते हैं, और आपको बनाने में कितना मतलब एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। मेरा सोशल मीडिया की फील्ड से कोई 10-11 साल का ताल्लुक है। स्टिल मुझे भी ये चीज़ नहीं थी, इतना आइडिया नहीं था कि 4 से 5 घंटे एक 4 से 5 मिनट की वीडियो में लग जाएंगे। और काफ़ी लोगों को ये बात का यकीन अभी भी नहीं आएगा जब तक वो आपके सेट पे आके देखेंगे नहीं कि ये कितनी मेहनत इसके पीछे जो है हो रही है। 4 मिनट की वीडियो 100 मिलियन व्यूज़ कर रही है, 200 मिलियन व्यूज़ कर रही है, तो उसके पीछे आप ये भी तो देखें ना कि मेहनत कितनी हुई होगी। ये एक सोचने वाली बात है। अगर आप इस पे सोचेंगे तो आपको आइडिया होगा कि जो लोग देख के जाते हैं ना, उनको ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि बहुत मेहनत वाला काम है। अच्छा, मैंने देखा है कि मेहनत काफ़ी क्रिएटर्स और भी कर रहे होते हैं, लेकिन अब ये काफ़ी क्रिएटर्स का या काफ़ी लोगों का भी सवाल होगा कि यार फलां भी मेहनत कर रहा है, उसके तो इतने व्यूज़ नहीं आ रहे, क्या रीज़न है? मेरे ख्याल से जिसको अल्लाह ताला ने अता करना होता है ना, उसके माइंड में स्क्रिप्ट्स और कॉन्सेप्ट्स और चीज़ें और मेहनत उससे ऐसी करवाई जा रही होती है कि यार वो क्या ही बात है। जब वो चीज़ निकालता है तो वो खुद हैरान, आप खुद अपनी कुछ वीडियोज़ देखते होंगे, आप हैरान होते हाँ होंगे जी, कि यार ये मैंने बनाई है, यार ये इस तरह की चीज़ ऐसा है। ही है। अच्छा, जो जहाँ तक मेहनत की बात है ना, काफ़ी क्रिएटर्स भी हैं, मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी हमारे व्यूअर्स में भी ऐसे लोग होंगे जो देखेंगे, कमेंट भी करेंगे कि यार मुझे साल हो गया वीडियोस बनाते हुए या 2 साल हो गए। तो सक्सेस जो है वो क्या ओवरनाइट थी आपकी, टाइम लगा, या आप कहते हैं कि यार इसके पीछे मेहनत थी, आपको ये लगा कि यार हाँ, जैसे होता है ना कुछ लोग कहते हैं यार मुझे तो इस तरह लगता है कि बस ये अल्लाह ने मेरे से करवाना था और करवा दिया। ज़ैन भाई, मेहनत तो सारे ही करते हैं। एक मज़दूर जो होता है वो 1000 दिहाड़ के लिए सारा दिन मेहनत करता है। और बल्कि आपकी भी बड़ी ये इंस्पायरिंग स्टोरी है, आपने भी मज़दूरी वाला टाइम हाँ देखा है, जी, आपके साथ जो मौलवी साहब हैं उन्होंने भी मज़दूरी वाला टाइम देखा है। मैंने बहुत मौलवी साहब ने भी बहुत मेहनत की है, मेरे से शायद ज़्यादा की है उन्होंने। और मैंने वेल्डिंग का काम किया है, मैंने हेयर ड्रेसर का काम किया है, मैंने मोबाइल शॉप का काम किया, उसके बाद मैंने मज़दूरी भी की है। अ, तो बात यह है कि मेहनत के साथ साथ आपका ट्रैक ठीक होना ज़रूरी है, और नीयत का भी बड़ा दारोमदार है इस चीज़ में। अगर आपकी नीयत साफ़ नहीं है, जब बंदा बिल्कुल साफ़ नीयत होके काम करता है, तो मेरे ख़्याल से आपको कामयाबी मिल जाती है। सबसे बड़ा मसला ही यही है हमारे लोगों में। हाँ। हमारे लोगों में क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना, सबसे बड़ा मसला ही यही है कि नीयत जो है लोगों की ठीक नहीं है। दूसरे का चमकता हुआ जो है वो देख नहीं सकते, हाँ जी। उसके लिए अपना तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो बल्कि जो आपने बताया कि काफ़ी जगहों पे आपने मेहनत की, मज़दूरी की। क्या फीलिंग थी जब आप मेहनत मज़दूरी कर रहे थे? कोई माइंड में ऐसी बैक इन योर माइंड कोई ऐसी चीज़ चल रही थी कि यार ये चेंज करना है, या सैटिस्फाइड नहीं थे काम से? काम को कैसे लेते थे? फ़र्ज़ करें आप वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वो भी पूरी ईमानदारी से कर रहे होते थे, या माइंड में था कि नहीं यार ये मेरा मेरा इसमें दिल नहीं लग रहा? मैंने आज तक जो भी काम किया है ना, अपना उसमें पूरा 100% दिया है। चाहे मैं वेल्डिंग का काम कर रहा था, जब मैं वेल्डिंग का काम छोड़ के जा रहा था, 9 दिन मैंने वेल्डिंग का काम किया था। 9 दिन के बाद जब मैंने अपने वाले साहब को कहा कि अब मैंने ये काम नहीं करना, मुझसे नहीं होता, तो जब उन्होंने मेरे उस्ताद थे, उनसे बात की, तो वो हैरान हो गए कि यार ये लड़का कैसे छोड़ के जा रहा है, ये तो 9 दिन इसने बिल्कुल ठीक काम किया है, मैंने उसको जो काम बताया ये किए जा रहा है, मुझे तो लगा ये खुश है। तो
जहाँ भी जो भी काम किया है नीयत से किया है और मज़ा आता था उस काम में भी, बाकी जितने काम किए उनमें भी। लेकिन अब जो काम कर रहे हैं इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेकिन जो पहले की लाइफ थी उसको भी बड़ा मिस करता हूँ, उसमें थोड़ा सुकून ज़्यादा था। अच्छा। अब थोड़ा प्राइवेसी इश्यूज हो गए हैं। अब हम जैसे किसी ढाबे पे बैठ के चाय नहीं पी सकते दोस्तों के साथ। लेकिन इससे मुझे याद आ गया कि वो ताबिश हाशमी साहब है ना, उनका एक पॉडकास्ट देख रहा था तो उन्होंने कहा कि अब मैं कहूँ कि मैं ढाबे पे बैठ के नहीं, भैया मुझे पीना ही नहीं है ढाबे पे बैठ के, कहते हैं मैं 5 स्टार में बैठ जाऊंगा, मुझे क्या जरूरत है ढाबे पे बैठने की। तो ऐसी आपकी कोई नहीं नहीं सोच नहीं बनती? नहीं, उनकी बात भी ठीक है। अब 5 स्टार में बैठते हैं तो वहाँ भी मज़ा आता है, लेकिन कुछ वो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि वो मेमोरी थी हमारी, वो चीज़ें हमें याद आती हैं कि ओपनली घूमना अच्छा सारा लगता कुछ था आपको? अच्छा लगता था। जैसे वो आपको गांव में रहना अच्छा लगता है वैसे ही वो कल्चर अच्छा लगता था? मुझे वो कल्चर भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है। हर हाल में अल्लाह खुश की रहना ज़ात पे चाहिए। ना राज़ी रहो, खुश रहो बस। बैक इन दैट टाइम जब हाँ आप जी, जो मजदूरी कर रहे थे तब भी खुश रहो, सेटिस्फाइड रहो, अपना पूरा 100% दो। और अब भी जब आप किसी जगह फेम में, जब आपको ये भी पता है कि काफ़ी लोग जब फेम आ जाता है तो फिर वो कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं, वो एक अकड़ आ जाती है और मेहनत मजदूरी भी कम हो जाती है। लाइक वीडियोस में भी मेहनत मजदूरी है, आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो वैसे ही बरकरार है, इसकी क्या रीज़न है? मेरा जहन भाई ये मानना है, जो एक खुशी है ना, ये चॉइस है आपकी। खुशी ढूंढने से नहीं मिलती। खुश रहना एक फन है एक। आप हर हाल में खुश रह सकते हो। क्या बात है। तो जब हम शॉप पे हुआ करते थे, मुझे याद है मौलवी साहब साथ बैठे हुआ करते थे, तो मौलवी साहब ने घर से वो केतली में चाय बना के लानी और हमने वहाँ बैठ के बेंच के ऊपर चाय पीनी, खुश से गप्पे लगा रहे थे, सारा कुछ सेट था। अब भी हमारा वही माहौल है बस। मतलब कभी कुड़ना नहीं बैठ के कि यार गाड़ी होती, एसी नहीं होता, नहीं नहीं ये वो नहीं है, ये इस लाइफ के बारे में नहीं, कुड़ना नहीं? ख्वाब देखे हैं शुरू से ही। मैं मौलवी साहब को कहता था कि यार देखना तू, एक दिन ऐसा आएगा, ये जो हमारा किराए का पुराना घर है इसके सामने हमारी 0 मीटर आल्टो खड़ी होगी। क्या बात तो है। मौलवी साहब कहते हैं यार तू जो कहता है वो करता तो है, यकीन मुझे है, लेकिन यार ये आल्टो वाला ख्वाब मुझे बहुत महंगा लग रहा है, वो तो 20-25 लाख की है। मैंने कहा यार अल्लाह देगा एक दिन। तो फिर कुछ अरसे के बाद वो टाइम आया और तब हमने वो घर छोड़ दिया था। लेकिन मैंने कहा नहीं मौलवी साहब, जो मैंने बात की थी उसको पूरा करना है। फिर हम गए उसी घर के आगे, वो गाड़ी शाड़ी खड़ी की, उधर हम बैठे रहे, गप्पें शप्पें लगाई हमने। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चीज़ें, जब आप ख्वाब देखोगे ही नहीं तो कैसे पूरे होंगे? ख्वाब उसके पूरे होते हैं जो ख्वाब देखता है। तो ये चीज़ है शुरू से, मतलब इन चीज़ों पे था। लेकिन हमारे लोगों का मसला ये है ना कि वो ख्वाब तो देखते हैं लेकिन उसके साथ साथ जो काम कर रहे होते हैं ना उसके ऊपर से अपनी नीयत ख़राब कर लेते हैं, या दूसरे की अगर तरक्की देख रहे हैं उससे नीयत ख़राब कर लेते हैं। लेकिन मैं एक जगह एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसने कहा कि अगर जिस चीज़ के बारे में आप अच्छा किसी के लिए नहीं सोच सकते वो आपके पास कैसे आ सकती है। आपने ये कॉन्सेप्ट भी सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैनिफेस्टेशन का, जैसे आपने जिक्र किया कि हमने एक दफ़ा बैठ के सोचा कि ये चीज़ हमने अचीव करनी और फिर की। तो इस बारे में आपका क्या, आपको लगता है कि वाकई में जो चीज़ बैक इन ट्रैक आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ आप सोच रहे होते हैं या जिसके लिए आप कोशिश नहीं भी करते, मतलब जब सोचते हैं या आपके माइंड में एक इमेज बना हुआ होता है तो वो रियल लाइफ में इनकॉर्पोरेट होती है? ये आपके साथ फर्स्ट टाइम हुआ या काफ़ी दफ़ा हुआ? मेरा इस चीज़ पे 110% यकीन है। हमारे एक बड़े भाई हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी उनके बारे में भी बताऊंगा। अब बड़ा किरदार है हमारे, वहाँ से मतलब 0 फॉलोअर से लेके आज 7 मिलियन फॉलोअर हैं फेसबुक के ऊपर, वहाँ तक बड़ा किरदार है उनका। तो उनके बारे में भी कभी बात करेंगे आपसे। तो ये चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई थी। जब हम कंटेंट बना रहे थे तो हमारे व्यूज़ आ रहे थे कोई 1 मिलियन 2 मिलियन। उसने कहा भाई आपने 50 मिलियन करने हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने कहा भाई ये मेरे बस में थोड़ी है कि मैं कीबोर्ड पे ऐसे टाइप करूँगा 50 और 50 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई आप कर सकते हो, आप जस्ट सोचो, सही है। जब आप सोचोगे तो हो जाएंगे। मैंने फिर सोचना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार बस ठीक है, ऐसा कोई कंटेंट बनाएंगे जिसके अंदर 50 मिलियन व्यूज़ आएँ। तो कुछ दिन के बाद एक वीडियो गई हमारी 50 मिलियन पे। तो वो भाई मुझे कहते हैं, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि यार हाँ जी मुबारक हो आपको, आपकी वीडियो 50 मिलियन पे। उन्होंने कहा नहीं नेक्स्ट 100 मिलियन। मैंने कहा यार ये बंदा कभी राज़ी नहीं होगा, अभी 50 दिया इसको फिर कह रहा है 100 मिलियन। मैंने कहा ये 100 मिलियन वाली बात बहुत मुश्किल लग रही है, क्योंकि शायद पाकिस्तान में कोई ऐसी वीडियो हो जिसके ऊपर 100 मिलियन से ऊपर व्यूज़ हों फेसबुक के ऊपर। तो फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया। मैंने कहा नहीं यार अगर इस चीज़ के बारे में मैं सोचूंगा, 50 मिलियन के बारे में सोचा था वो हो गए, 100 मिलियन के बारे में सोचूंगा वो भी हो जाएंगे। तो ये जो आपने बात की है ना
सोचने पे ही सारा कुछ वो करता है। जब आप ये सोच रहे हो ना कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, तो खुद ब खुद आप उस तरह से चीज़ें करने लग जाते हैं। अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है। बिल्कुल। जब आप चीज़ों को सोचते हैं, आपकी बॉडी, आपका माइंड फिर उस तरह से परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो मेरा तो इस चीज़ पे यकीन है। मेरे ख्याल से ये जो पाकिस्तान में पीरी मुरीदी वाला काम चल रहा है, वो हमारे सराइकी में एक मिसाल है कि पीर वड्डा या यकीन वड्डा। उसका मतलब ये है कि पीर बड़ा नहीं होता, यकीन बड़ा होता है। तो वो क्या बंदे का माइंड बनाते हैं ऐसे कि ही है। आपका ये काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा, आप यूं करो बस ये हो गया है। पाकिस्तान में क्या ग्लोबली ये कॉन्सेप्ट बहुत मतलब चल रहा है कि बिल्कुल। कोई भी किसी भी जगह को मन्नत मांगता है या किसी की मुरीदी में कुछ भी है और वो अचीवमेंट उसकी हो रही होती है, तो बेसिकली आप उसको कह रहे हैं कि दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वर्क करता है। सारी गेम इसी चीज की है। आप जब तक सोचोगे नहीं, आप वहां तक कैसे पहुंचोगे? ले मैन टर्म्स में बोला जाए तो जैसे जैसे लोग अक्सर कहते हैं माइंड गेम। माइंड गेम है, सारी माइंड गेम है। बस आगे मेहनत का भी चक्कर है, जाहिर सी बात है। एक कैटेगरी ऐसी भी है जो सिर्फ सोचते हैं। सिर्फ सोचने से भी कुछ नहीं होता ना। अच्छा, ये भी बड़ा एक सीन है कि जैसे आपने कहा कि कुछ एक कैटेगरी है जो सिर्फ सोचते हैं। हाँ। लाइक एक बंदा है, कोई भी नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, किसी रेस्टोरेंट पे काम कर रहा है, सोच तो वो भी रहा है कि यार मैं भी गाड़ी ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, लेकिन उसके पास क्यों नहीं आ रही, कोई अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं आ रही? क्या रीज़न आपको इसकी लगती है? अपॉर्चुनिटी जो है ना, किस्मत, आप किस्मत की बात कर रहे हैं, तो किस्मत का जो दारोमदार है ना, जो किस्मत का जो किरदार है, मुझे ऐसा लगता है कि वो किस्मत सिर्फ आपको एक मौका प्रोवाइड करती है। किस्मत का काम ये नहीं है कि आपको वो गाड़ी उठा के देगी, आपका बैंक बैलेंस भर देगी। किस्मत का काम है आपको मौका देना, उस मौके को पिक। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब मेरी पहली वीडियो वायरल हुई थी तो लोग खुश होते हैं, मैं खुश नहीं हुआ था, मैं परेशान हो गया था। और वो परेशानी क्या थी कि नेक्स्ट वीडियो कैसे वायरल होगी। यार ये तो मैंने कर लिया है, अब जो अगली वीडियो आएगी वो कैसे वायरल करनी है। तो मैं फिर उसके बारे में सोचना लग गया। जैसे जैसे मैं सोचता गया, मैंने दूसरी वीडियो बनाई, तीसरी बनाई, और आज तक मैं ये चाह रहा होता हूँ कि हर पिछली वीडियो से अगली वीडियो ज़्यादा अच्छी बने। तो सोचने के पीछे मेहनत भी है ना, मेहनत, ट्रैक, काफ़ी सारी बंदा चीज़ें। कहे कि यार अभी तो इतना अच्छा पैसा आ गया है, गाड़ी है, घर है, बच्चे हैं, औलाद, तो अब क्या ज़रूरत है उस तरह की मेहनत करने की। लेकिन वो नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी दिन ब दिन ऊपर जा रही है। हाँ जी। मैंने देखा है कि 90%, बल्कि आप अमेरिकन रैपर्स अगर देखें तो बूम होता है उनका, फ़ौरन आता है बूम, हाई फाई जाते हैं, बड़े गोल्ड चेन्स, ये वो, फिर उनका फिर जवाल भी आता है। और उसकी रीज़न ये होती है कि वो एक तो नशे तमाशे और इन ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं कि मतलब जब पैसे को मिस यूज़ शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो पैसा ऐसी चीज़ है कि जो अगर आपने मिस यूज़ किया तो आपके ही गले का जो है वो तोक बन जाएगा। बिल्कुल। और अगर आपने इसको सही तरीके से यूज़ किया तो फिर तरक्की ही तरक्की है। पैसा अपने साथ, जाहिर सी बात है, दुश्मन भी लाता है, मसले भी लाता है, फिर सॉल्व भी खुद करता है। पैसा तो एक ऐसी चीज़ है ना। पैसे ने मसले सॉल्व कराए आपके? हाँ, बड़ी जगहों पे बड़े मसले सॉल्व कराए हैं, बल्कि मैं कहूँ तो सबको राजी कर दिया है। जो नाराज थे वो भी राजी हो गए हैं पैसा आने के बाद। कॉन्सेप्ट है ना, लोग कहते हैं कि यार बेहतर ये है कि मैं किसी बड़ी गाड़ी में, लैम्बोर्गिनी, बेंटली में बैठ के रो लूँ अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इसके इस बजाय इसके कि मैं फुटपाथ पे बैठ के रो लूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पैसे का जुनून होना चाहिए इंसान को। देखें, एक ही तो चीज़ है दुनिया में जिसके सहारे आप मान लें कि हर चीज़ कर सकते हैं, और वो पैसा है। पैसे से मतलब आपके मूड चेंज हो जाते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं पैसे से। लेकिन कुछ लोग हैं जब वो कहते हैं ना, जब हाथ ना पहुंचे तो अंगूर खट्टे हैं, वो कहते हैं ये तो बस आजमाइश है इन लोगों के लिए, और ये वो उसके लिए वो शायद अनवर वो कहता है भाई अगर ये आजमाइश है ना तो बहुत अच्छी आजमाइश है, ठीक है तो उधर ही बैठे रहो। भाई मैं तो बात करूंगा वो जो मैंने चीज़ देखी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मैं अपनी शॉप पे हुआ करता था तो मेरे पास बाइक भी नहीं हुआ करती थी, साइकिल भी नहीं हुआ करता था। मैंने फिर पैदल वहाँ से जाना, बाज़ार से कोई चीज़ लानी हो, बाज़ार थोड़ा सा दूर था। तो एक बार ना मैं यहाँ से, एक कस्टमर मेरा जा रहा था बाज़ार, मैंने उसे कहा भाई मैंने काम करना है, मुझे यहाँ से लेता जा। उसके साथ चला गया, वो आगे चला गया, मैं काम करके वापस आ रहा था। तो अब मेरा ये सीन था कि मैं रोड के ऊपर खड़ा हूँ और इशारा दे रहा हूँ आते जाते हुए बाइक को कि मुझे कोई मेरी शॉप पे ले जाए। तो मैंने ऐसे एक बंदे को इशारा किया, वो नहीं रुका। यार तकलीफ होती है, तब पैसे नहीं थे ना, कुछ भी नहीं था। तो फिर थोड़ी देर के बाद, गर्मी थी बहुत ज़्यादा, कोई भी मतलब रुकना नहीं चाह रहा था, कोई भी नहीं चाह रहा था कि हम बाइक को ब्रेक लगाएं और किसी को उठा लें। तो हर बंदा अपनी मस्ती में मगन होके जा रहा है। एक बंदे को मैं इशारे देने लगा हूँ, वो बंदा मेरा जानने वाला था, बहुत अच्छा। और जब मैंने उसको इशारा दिया है, उसने मेरी तरफ देखा है, उसकी मेरी जो आंखों की वो है वो हुई है।
लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं रुका, उसने ऐसे मतलब फील कराया है कि देखा ही जैसे नहीं। मैंने देखा ही नहीं है। अच्छा। तो वो वहाँ से चला गया। मुझे यकीन करें उस दिन बड़ी तकलीफ हुई है। फिर वक्त चेंज हुआ, 3 साल के बाद वो बंदा मेरे पास आया, कहता है भाई मेरी शादी है तो शादी के लिए ना बारात उठाने के लिए अपनी गाड़ी दे दो। मुझे वो टाइम याद आ गया 3 साल पहले। मैंने कहा यार, जब मैं ऐसे खड़ा था रोड के ऊपर और मैंने इसको इशारा दिया था तो तब इसने देख के भी अनदेखा कर दिया था। मैंने कहा नहीं यार, खून को खून से साफ नहीं किया जाता। मैंने कहा भाई 2 गाड़ियां मेरे पास, दोनों ले जा। क्या बात बड़ा है। खुश हो गया, तो वो ले गया गाड़ियां। हालांकि लोग इस चीज़ को वो समझते हैं कि हम क्यों अपनी गाड़ी दें, हमने कोई बारातें उठाने के लिए दी हुई हैं। लेकिन मेरे आसपास के जितने भी दोस्त जानने वाले हैं, वो कोई भी उनमें से अगर कह देता है कि यार हमें ज़रूरत है तो हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। सिर्फ गाड़ी ही नहीं, बल्कि आप हमारी जब बाहर बात हो रही थी, आपने बताया कि यार एक कोई क्रिएटर्स भी ऐसे थे जिन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन आपने फिर स्टिल उनके साथ भी अच्छा किया। सिर्फ क्रिएटर्स ही नहीं, 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आप बात कर रहे थे, मैंने नोट की कि आपने यही बोला कि यार ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह उन्होंने मेरे साथ बिहेवियर किया मैं भी वैसा ही करूँ। यही तो पॉजिटिविटीज़ है जिसकी वजह से अल्लाह ताला नवाज रहा होता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक मिसाल है ना, नेकी कर दरिया में डाल। उसका मतलब ये नहीं होता मेरे नज़दीक कि आप नेकी को छुपा के करो। मेरे नज़दीक उसका मतलब ये होता है कि नेकी करके आप गुम कर दो। उस बंदे से उस अच्छाई की उम्मीद ना रखो कि ना मैंने इसके रखो। साथ नेकी की है, वापस ये मेरे साथ नेकी करेगा। तो किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया है, छोड़ दो उसे, उसके साथ आप अच्छा करो। मेरे ख्याल से इंसान सेटिस्फाइड भी रहता है, खुश भी रहता है। जब आप किसी से उम्मीद नहीं लगाओगे ना, आपने नेकी करके छोड़ दी कि यार इसने तो बुरा ही करना है, उम्मीद रखो कि बुरा ही करेगा। जब अच्छा करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, बुरा करेगा तो आपकी तवक्कुआत पहले भी वैसे ही उससे यही थी, तो आप हर्ट नहीं होगे। छोटी छोटी चीज़ों से आप हर्ट होना बंद हो जाएगा आपका। जब कोई आपके साथ बुरा करता है, फिर बदले में आप उसके साथ अच्छा करते हैं, तो एक बहुत ही हैवी किस्म की फील आती है आपको। बहुत अच्छा लगता है, ज़मीर आपका मुतमिन होता है कि यार उसने जो किया है और मैंने अपनी तरफ से अच्छा किया है। तो फिर अल्लाह की तरफ से रिवार्ड भी मिलते हैं इस चीज़ के। जब आप हर चीज़ को पॉजिटिव लेके चल रहे होते हो ना, जैसे आप कह रहे हैं अपने वर्क में आप अच्छा कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं, लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं, हंसी खुशी, तो पैसा फिर भी है आपके पास जब, तो आपको रात को सुकून की नींद आती है, कोई मसला परेशानी तो नहीं है? नहीं, नहीं, अक्सर लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यार जब से पैसा आया है तो नींद ही नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आई? बुरे काम छोड़ देना, नींद आएगी मज़े की। हम तो भाई जब सोते हैं हमें पता ही नहीं होता। मेहनत करते हैं और पता है क्या है, पैसा आने के बाद नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि लोग उसको ना, उस पैसे को हमेशा डबल करने के चक्कर में होते हैं। तो हमारा ये नहीं है कि डबल करना है, उसको ये करना है, वो करना है। टेंशन नहीं लेनी, नहीं, नहीं, मतलब टारगेट्स का सोचना है और फिर छोड़ देना अल्लाह पे। अपना टारगेट का सोच के मैंने कभी पैसा इकट्ठा करने के बारे में नहीं सोचा। मेरे जो गोल्स होते हैं वो होती है अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, बाकी अच्छा पहनना और फैमिली पे खर्च करना, टीम पे खर्च करना। मेरे इस तरह के गोल्स होते हैं। बैंक बैलेंस भरना और नोटों के जो अंबार लगाना, ये मेरा गोल कभी भी नहीं रहा। प्रॉपर्टीज ले लें, ये कर लें, बच्चों के लिए फलाना प्रॉपर्टीज लेना वो गोल हो सकते हैं, लेकिन जैसे एक पैसे का हिर्स होता है ना, वो नहीं है अपने अंदर। बस ये है कि गोल है, गाड़ी अच्छी लगी है, हाँ भाई ये लेनी है, इसके लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। ये नहीं है कि हाँ जी अब भरते जाओ, बैंक को भरते जाओ, अंबार लगाते जाओ। जैसे कि आपने वैसे पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था और अभी भी पॉडकास्ट के दौरान भी आपने जिक्र किया है, व्यूज़ के बारे में आपने जिक्र किया, आपने पैसों का जिक्र नहीं किया कि मेरा टारगेट था कि मैं वीडियो से $100 बना लूँ या 200 बना लूँ, आपने बोला मैं व्यूज़। हाँ तो जब आपका स्ट्रगल का भी टाइम था ना, तो आपने बताया कि आपका फोकस सारा जो था वो व्यूज़ पे था। कभी आपने सोचा ही नहीं कि साथ पैसा भी है इसके। ये कितना एक ज़रूरी है, काम से इतनी मोहब्बत के भाई पैसे को छोड़ ही दिया जाए। अक्सर लोग कहते हैं यार काम से दिल लगाओ तो पैसा आ जाएगा। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से जो हमारा जो कंटेंट है, जो आजकल हम बना रहे हैं और काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर हैं वो भी बना रहे हैं, तो इस चीज़ में सबसे पहले मैं आया था फेसबुक के ऊपर। सबसे पहला जो पेज था शॉर्ट फिल्म और वो भी पोर्ट्रेट में। उससे पहले लैंडस्केप में बना रहे थे लड़के, कोई व्लॉगिंग कर रहा था, लेकिन डिफरेंट कंटेंट थे उनके। इतने मैसिव लेवल पे कोई भी नहीं था। मैसिव क्या, छोटे लेवल पे भी शायद कोई हुआ नज़र नहीं आया कभी। तो फिर जब मैंने वो चीज़ स्टार्ट की, मुझे उसमें अच्छा रिस्पांस मिला, तो काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि हम भी ये करना चाहते हैं। वो टिकटॉकर थे, तो जब मैंने टिकटॉक से उनको निकाल के यहाँ पे लेके आया मैं, तो उनमें से जो लोग मैंने देखा है कि ये सोच के आ रहे थे ना कि हमने खिज़र भाई की तरह गाड़ी लेनी है, पैसा कमाना है, वो सारे आज वहीं के वहीं हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो चाह रहे थे कि हम अच्छा कंटेंट बनाएं, शौकीन लोग थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं।
पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा आपसे दूर भागेगा। आप स्किल्स के पीछे भागें, आप अपने काम में बेस्ट दें, पैसा खुद ब खुद आता है फिर। मतलब आपको शौक था कंटेंट का, आप पैसे की मेरा वजह से इस फील्ड में नहीं आए? नहीं, वीडियो बनाना मेरा शुरू से पैशन रहा है, वीडियो बनाना शौक है मेरा। और अब आके जो मतलब कंटेंट हम बना रहे थे वही सेम मतलब हम बनाते आ रहे हैं। इसको हम थोड़ा चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा डिफरेंट करेंगे इसको। अच्छा, किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं इसको? बस मैं सोच रहा हूँ अब जो है ना शॉर्ट फिल्म की तरफ आना चाहिए। अच्छा, कंटेंट से रिलेटेड अगर आपसे एक सवाल करूं कि यार काफ़ी क्रिएटर्स हैं, मैंने देखा है कुछ वीडियोस बनाते हैं 2 3 4 या 10 जितनी भी हो, फिर हार जाते हैं, थक जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं चीज़ को। तो क्या आप इसके बारे में कहना चाहेंगे कि कंटिन्यू करते रहना चाहिए, क्या पता सक्सेस आ जाए, या हो सकता है कि वो सारा आपका टाइम ज़ाया हो रहा हो? असल में मुझे ना मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो देखी थी, एक टिकटॉकर थे तब मशहूर थे वो। उन्होंने नीचे नंबर दिया हुआ था, उन्होंने लिखा हुआ था कि रात को 11 बजे के बाद मैं अवेलेबल हूँ, अगर किसी ने मुझसे बात करनी है तो इस नंबर पे कॉल करें। तो रात को 11 बजे ना मैंने कहा ऐसे ट्राई कर लेता हूँ, शायद नंबर मिल जाए। तो मैंने उस बंदे को कॉल की, वो कॉल लग गई मेरी। तो आगे से वो टिकटॉकर बोले हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा भाई मैं आपका फ़ैन हूँ, आपकी वीडियो देखता हूँ। तो उसने कहा ठीक है। नेक्स्ट मैंने बस उसे एक चीज़ पूछी है, मैंने कहा यार आपके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, आप मुझे क्या मशवरा देते हैं? मुझे बड़ा शौक है मतलब वीडियोस बनाने का और मशहूर होने का। मैं चाहता हूँ मैं भी अच्छी वीडियोस बनाऊँ, लोग मेरी वीडियोस देखें। तो उसने कहा यार एक बात कहूँगा, अगर तुम्हारी समझ में आ जाएगी तो तुम कहीं ना कहीं पहुँच जाओगे। उसने कहा था कि ये जो आजकल टिकटॉक वीडियोस कंटेंट, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यूट्यूब पे हर तरफ। फार्मूला एक ही है, वो ये है कि आप उड़ नहीं सकते दौड़ो, दौड़ नहीं सकते चल नहीं सकते रेंगते रहो, लेकिन छोड़ना नहीं है। उसकी ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई है। मैंने कहा भाई कुछ भी हो जाए, ये खुद इसके इतने फॉलोअर्स हैं, अगर ये बंदा मुझे कोई बात कर रहा है तो उसके अंदर कुछ तो होगा ना। फिर उस दिन के बाद से ना मैंने सीरियसली लिया काम को, और मैं जब ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता था तो मेरे माइंड में ये चीज़ आती थी कि यार उसने कहा था अगर तुम नहीं दौड़ सकते तो तुम रेंगते रहो, काम करते रहो। फिर मैं बनाता गया 1.5-2 साल के बाद मुझे रिस्पॉन्स मिल गया था। फिर इसमें मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो हैं, ऐसा है कि अपने काम से सेटिस्फाई ही नहीं होते, तो वो उसके ऊपर कंसिस्टेंसी क्या करेंगे? लाइक फ़र्ज़ करें कोई बंदा है जैसे ट्रैवल एजेंसी का काम कर रहा है, तो अगर आपसे मिलेगा कि यार हमें भी कुछ बताएं वीडियोस के बारे में, हम भी वीडियोस की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वो अपने ही काम के अंदर शायद उसको अल्लाह ने उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क देना हो, लेकिन वो उस काम के ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे होते। वो इसी चक्कर में होते हैं कि यार फलां का चमक रहा है इस तरह करके, तो शायद मैं उस तरफ जो है ना घुस जाऊँ, वही काम कर लूँ और वहाँ से मुझे पैसा आ जाएगा। ऐसे लोग दूसरे का शीशे का देख के अपना मट्टी का भी तोड़ देते हैं। तो देखिए भाई, दुनिया में अब इतने लोग अमीर हैं, इतने लोग हैं जो जिन्होंने अपने आप को नॉर्मल से घरों से निकाल के अब हाई क्लास के घरों में आए हैं, अपने आप को बेहतर किया है। तो वो सारे मीडिया की फील्ड से थोड़ी हैं, या सारे वो यूट्यूबर थोड़ी हैं। आप किसी भी फील्ड में हो, हर फील्ड के अंदर स्कोप है। कुछ ही फील्ड होती हैं जिनके अंदर स्कोप नहीं है। अगर उसके अंदर नहीं है तो आप उसे छोड़ दें, लेकिन आप पहले उसे छोड़ने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि आप जो नेक्स्ट काम कर रहे हैं उसके अंदर आप कर सकते हैं ना। या आपने जो पहला काम छोड़ रहे हैं उसके ऊपर आपने अपना 200% दे दिया। हाँ जी, 200% दे दिया। ये सवाल अगर किसी से भी मैं करूंगा ना, तो वो आगे से जवाब आएगा नहीं। मैं समझता हूँ जब मैंने ये फेसबुक पे वीडियोस बनाना शुरू किया था और मेरा पेज मोनेटाइज हो गया था, मुझे याद है कि जब 6 महीने हो गए थे, मेरे पे आउट आ रहे थे, 6 महीने के बाद मैंने अपनी शॉप छोड़ी थी। अब मैंने यूं नहीं किया था। अक्सर लोग पता है क्या करते हैं, पेज मोनेटाइज हुआ, उसके बाद जैसे ही पहला पे आउट आया उन्होंने अपने पिछले काम को लात मार दी कि जाओ भाई छुट्टी करो तुम। भी गए और और अगले से जब भी पेज डिमोनेटाइज भी हो सकता है, 100 मसले होते हैं। और मेरे दोस्त की मिसाल है, वो कहते हैं कि इस काम में छोटे छोटे हार्ट अटैक डेली आते हैं, तो कुछ भी हो सकता है इस काम में। तो मैंने तो भाई बहुत सेफ होके हर चीज़ की थी। अच्छा, मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो आपकी तरफ चीज़ आ रही होती है ना, जैसे मैं सोशल मीडिया से ना बहुत कट ऑफ सा बंदा था। मुझे ना फेसबुक पे या आगे पीछे तस्वीरें डालने का शौक था, ना कुछ।
मतलब मैं इस चीज़ को बड़ा अवॉइड करता था। मेरी तो पहली जो ईमेल है ना वो भी मेरे दोस्त ने बनाई थी, अभी तक मैं वही यूज़ कर रहा हूँ शायद कोई 12-15 साल पुरानी। तो लेकिन मेरी नसीब में ना मैं किसी और चीज़ के पीछे भाग रहा था। मेरे नसीब में सोशल मीडिया ने आना था, यहाँ से मुझे थोड़ा-सा बस जब रिज़्क आना शुरू हुआ, कुछ कोलैबोरेशंस हुई, काम चला, तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट रहता था हमेशा। मैं चाहता था कि यार मैं इस फ़ील्ड को क्विट करूँ। मैंने ट्राई भी की हैं, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें मैंने डिफरेंट फिज़िकल बिज़नेसेस स्टार्ट किए हैं, लेकिन उनमें मुझे हमेशा लॉस हुआ है। मुझे ना एक बंदे ने फिर एक हमारे भी मेंटोर हैं, अहमद भाई, मैं उनका तो नाम लूँगा, हमेशा मैं उनको क्रेडिट देता हूँ फेस पे भी और अब तो मैं इंशाल्लाह उनको पॉडकास्ट में भी क्रेडिट दिया करूँगा। उन्होंने ज़रूर। मुझे एक बात बोली थी कि यार ज़ैन, ये जो फ़ील्ड है ना इसको छोड़ना नहीं है तुमने। मैंने बस उनकी बात इसलिए जो है ना उसको बाँध लिया कि बंदा एक्सपीरियंस था, मेरे से 5-7 साल फ़ील्ड में आगे था। किसी रीज़न से वो मुझे कह रहा होगा ना, वो बैक इन माय माइंड वो चीज़ स्टक होगी कि यार इस फ़ील्ड को छोड़ना नहीं है। स्लोली फिर मुझे इस फ़ील्ड से प्यार होना शुरू हो गया और अब मैं हर बंदे को ये कहता हूँ कि जो चीज़ आपकी तरफ, अल्लाह की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से ऑटोमैटिकली आई हुई है ना, उसको ना छोड़ो भाई। उसी में अल्लाह ने तुम्हारा रिज़्क लिखा हुआ है, तो तुम्हारे पास आई हुई है। आगे पीछे दूसरी चीज़ों की तरफ दौड़ोगे तो जो है ना उससे उसको भी खो दोगे। ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि हर बंदा, अब एक फैक्ट्री है फ़र्ज़ करें, हुँ, उसका जो ओनर होता है वो एक ही होता है या 2 होते हैं। मतलब जो जिसके पास मेन पैसा जाता है फैक्ट्री का, एक फैक्ट्री में अगर 1000 मज़दूर काम कर रहे हैं तो उसका जितना भी पैसा बनता है फैक्ट्री का, हुँ, वो उसके मालिक के पास जाता है। अब हर बंदे की ये ख्वाहिश हो कि मैं फैक्ट्री वाला बन जाऊँ, तो ये तो हुँ, नहीं हो सकता ना। हुँ, अगर अपने काम के साथ राज़ी हो के, खुश हो के वो काम करेंगे, हुँ, ये होता है, हमारे साथ भी होता है। हमारी टीम में भी कुछ ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कहा कि बस हम भी खिज़र उमर बन जाएँगे। हुँ, हमने भी ये करना है और हमने भी मतलब अपना एक एम्पायर खड़ा करना है। हुँ, तो मैं तो कहता हूँ भाई, आने वाले को वेलकम, जाने वाले को गुड बाय। हुँ, तो फिर मैंने कहा आप जाएँ, आप करें। हुँ, उन्होंने फिर किया है काम। मैं उनको बस ये कहता हूँ, जो भी टीममेट छोड़ के जा रहा हूँ मैं उसको कहता हूँ भाई एक बार सोच ले, हुँ, तू कर सकता है। हुँ, क्योंकि ये कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं। बिल्कुल। सिर्फ एक्टर होना हुँ, काफ़ी नहीं है इस फील्ड के लिए। उसके पीछे एक प्रोड्यूसर का दिमाग होना चाहिए, हुँ, एक क्या कहते हैं उसको, एडिटिंग होनी चाहिए। एक एडिटर का दिमाग, हुँ, एक प्रोड्यूसर का दिमाग, एक डायरेक्शन होती है, डायरेक्टर, स्क्रिप्टिंग होती है, बड़ी चीज़ें हैं इसमें, एक बहुत सी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप हर चीज़ को मिला के जब आप काम करते हैं तो हुँ, फिर मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, ऐसे नहीं आ हुँ। जाते। तो और ये अगेन वही बात है कि वो फिर बैक इन योर सबकॉन्शियस माइंड है। आपके आपके सबकॉन्शियस माइंड का क्या लेवल है, उसने आपको क्या चीज़ें अचीव करवानी है और उस बंदे के सबकॉन्शियस का क्या। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ यही देखना है कि हाँ भाई बस मैंने यूँ वीडियो उठानी डालनी है और बस फिर पैसा बनना शुरू हो गया। पैसा हर फ़ील्ड में, भाई जो काम कर रहे हो ना उसके अंदर अपने आप से सवाल करो यार बैठ के, क्या आप उसके अंदर 200% दे रहे हो? और जवाब है नहीं। 99% लोग अपना 200% अपने काम के ऊपर नहीं दे रहे हैं। वो तो सुबह उठते हैं तो इस तरह उन्होंने शक्ल बनाई होती है कि यार काम पे जाना पड़ रहा है। कभी इतना प्यार हुआ है आपको काम के साथ कि यार सुबह उठें और खुश होंगे, यार वाह क्या बात है, आज मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। तो जब आपको ये वाली खुशी आएगी ना तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं फिर टेंशन काम तो है को ही नहीं है। काम को मोहब्बत बना लें। काम को एंजॉय करना चाहिए। मैं हुँ, समझता हूँ जब हम शॉप्स वगैरह पे हुआ करते थे तब भी हमारा ये यही सीन था, हम एंजॉय हुँ, करते थे काम को। हुँ। हर काम में अपना अच्छे से अच्छा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप वैसे किसी के फ़ैन थे? हाँ जी, बड़े लोगों के फ़ैन हैं हम, हुँ, आज तक सीख रहे हैं। उनकी वीडियोज़ देखते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो सीख रहे होते हैं। बल्कि काफ़ी सारे ऐसे भी लोग थे जो एज़ ए फ़ैन मेरे पास आए थे। हुँ, फिर उनको शौक था। मैं ये करता हूँ कि मैं बंदे को देखता हूँ कि यार ये कर सकता है। अब कुछ हुँ, लोग ऐसे होते हैं कि वो आते हैं जी, अपने बच्चे लेके घर आ जाते हैं कि ये हुँ, उनके अपने अम्मी-अब्बू को साथ लाते हैं, उनका अब्बू या अम्मी, बेटा ये मैं अपना बेटा आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, बस हुँ, आपने इसको सिखा देना है काम। अब हुँ, उनसे पूछो, उन्होंने ज़िंदगी में कभी वीडियो नहीं बनाई होती। हुँ, उनको जो वीडियो का वी है उसका भी नहीं पता होता। हुँ। तो वो तो टाइम वेस्ट है ये ना। तो वही वही चीज़ है जो एजुकेशन का जो पिछले हमारे कोई 10-20 साल से चलता आ रहा है कि किसी का बच्चा पढ़ लिख के ऑफिसर बन गया, तो बाकी सब ने भी बस यही शुरू कर दिया है कि हमारे तो गाँव खाली हो गए हैं भाई, ऐसा ही कि है। सब ने बस पिंडी जाना है, इस्लामाबाद जाना है और वहाँ पे पढ़ना है, पढ़ के उन्होंने अफ़सर लगना है। और असलियत क्या है? मुझे ये बताएँ कि उन 99% लोग अफ़सर बन गए, नहीं बन ऑफिसर बन सकते। गए। वो एक जो एग्ज़ाम्पल है उसके पीछे अपनी सारी ज़िंदगी क्यों बंदा ख़राब करे, और वो बच्चा ख़राब भी नहीं कर रहा होता। उसके पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि इसको ये करना चाहिए। ये हमारे यहाँ बड़ा मसला है। आप एक छोटी-सी जूस वाली दुकान लगाएँ ना, अगर हुँ। वो चल जाए, तो 1 महीने के बाद उसके साथ 4 जूस वाली दुकानें बनी होंगी।
हर बंदा ये सोच रहा होता है कि यार ये वो शॉप चला के पैसे कमा रहे तो हम भी। सबका नसीब एक जगह पे थोड़ी लिखा होता है। अच्छा, इसमें एक साइकोलॉजिकल भी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक रेस्टोरेंट बना हुआ है और अकेला रेस्टोरेंट है, लोगों को ये लगता है कि यार मेरा अकेला रेस्टोरेंट था, सामने दूसरे वाले ने अगर खोल लिया तो हमारी सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगी। आपको पता है साइकोलॉजिकल क्या होता है? अगर 2 रेस्टोरेंट्स हैं सेम ही, जैसे जूस वाले हैं, एक जूस वाला सामने दूसरे वाले ने लगा लिया, तो सेल क्या होगी? कम होगी या हाफ हाफ हो जाएगी? वो ज्यादा होगी सेल। क्यों? लेकिन यहाँ बात हो रही है नीयत की। आप ये नहीं सोच रहे कि हाँ जी मैंने एक बिजनेस शुरू करना है और मेरे पास ये लोकेशन है, यहाँ पे करूंगा। आप उसको देख के आ रहे हो कि यार वो पैसे आपकी कमा रहे हैं, मैं भी आपकी कमाऊं। नीयत खराब है। आपकी नीयत सही नहीं है। आप कह रहे हो कि वो क्यों कमा रहा है, उसके हिस्से का मुझे चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, वो बंदा फ्लॉप होता है। बाकी आपकी बात ठीक है। अगर जैसे शहरों में जाए ना, तो मोबाइल का जो शॉप्स होती हैं वो एक साइड पे होती हैं, सारी मोबाइल शॉप होती हैं वहाँ पे। अब जहाँ जो स्टार्ट में दुकानें होती हैं वो भी चल रही होती हैं, जो एंड पे होती हैं वो भी चल रही होती हैं। रिस्क ने तो आपको ढूंढ लेना है भाई, जिधर भी हैं आप, रिस्क रिस्क आपके पीछे आएगा। हमारा रिस्क भट्ठे तक पहुंच के हमारे तक आ गया है, तो सबका सबके घर जाएगा भाई। आप सिर्फ मेहनत करो। आपकी जो प्रीवियस लाइफ थी, जब आप एज किसी दूसरे डेफिनेटली देखते होंगे क्रिएटर्स को भी, इन्फ्लुएंसर्स को भी एज अ फ़ैन देखते होंगे कि यार मैं इसका फ़ैन हूँ, ऐसे ही अब लोग आपके फ़ैन हैं। मैं आपका जो अक्सर अभी कभी हम बाहर जाएं तो मैं ये बताता चलूँ कि हम वैसे फ्रेंड भी हैं। मैं और खिज़र भाई काफ़ी टाइम से इनकी सक्सेस से पहले के हम लोग दोस्त हैं, तो हमारा अक्सर हैंग आउट होता है जब इस्लामाबाद आते हैं। तो जब भी मैं जाता हूँ मैं देखता हूँ कि लोग क्रेज़ी हैं आपके पीछे, और जो लोग क्रेज़ी हैं वो हैं कौन से? और लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे लोग भी हैं जो लोग शो नहीं करते, लेकिन जो ज़्यादातर शो करते हैं ना, जैसे पेट्रोल पंप पे गए वो लोग आ जाते हैं। अब कल हम मैकडॉनल्ड्स पे गए थे, वहाँ पे लोग आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, प्यार अपना शो करते हैं, अपना काम छोड़ के आते हैं सेल्फीज़ के लिए एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये आपको कैसी फीलिंग आती है उसमें? लाइक अब आप किसी के फ़ैन थे और अब आपके लोग फ़ैन हैं, तंग आते हैं या अच्छा लगता है? मुझे याद है कि मैं वीडियोस बना रहा था और वीडियोस मेरी वायरल भी हो रही थी, लेकिन एक चीज़ थी जो मिस थी, वो थी कि कोई मेरे साथ सेल्फी नहीं बना रहा था। अब मेरे माइंड में ये हो कि यार मेरी एक वीडियो 1 मिलियन पे गई है, एक वीडियो 6 लाख पे गई है, 8 लाख पे गई है, 8-10 वीडियो बना चुका हूँ, कोई मुझे पहचान ही नहीं रहा, कोई मुझसे सेल्फी नहीं बना रहा। तो फिर एक दिन मैं शॉप से बाहर निकला, एक बंदा आया, मुझे कहता है कि यार आपके साथ ना मैंने तस्वीर लेनी है, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, मुझे आपका नाम तो नहीं आता, लेकिन आपकी वीडियो मैंने फॉर यू पे देखी है, तो तस्वीर बनानी है। यकीन करें वो उस दिन मज़ा आया ना, छाती यूं हो गई। तो अभी भी बहुत मज़ा आता है जब लोग आते हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग आते हैं। यकीन करें अभी ये आपको मैं बताता हूँ, 2-3 दिन पहले की बात है, जब मैं अपने गांव से निकल के आ रहा था, तो हमने एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे गाड़ी रोकी और हम अंदर खाना खाने चले गए। तो रास्ता ऐसा था कि धूल मट्टी थी बहुत ज़्यादा, तो गाड़ी पे ना थोड़ी धूल पड़ी हुई थी। मैं जब रेस्टोरेंट से बाहर निकल के आया हूँ तो मेरी गाड़ी के ऊपर वो धूल थी ना, धूल के ऊपर लिखा हुआ था आई लव यू खिज़र। क्या तो बात बड़ा अच्छा लगा मुझे कि यार वो कोई फैन था, हाँ। मिल नहीं पाया, शायद हम अंदर थे, शायद आया हो वो ना, मैं उसको मिला हूँ, शायद वो अंदर भी आया हो, लेकिन बड़ा रेस्टोरेंट था, पता नहीं हम मिल नहीं सके। मुझे नहीं, लेकिन वो गाड़ी पे मैसेज छोड़ के गया है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मैं समझता हूँ आजकल ना एक मसला आ रहा है कि फैंस कम हो गए हैं और कंटेंट क्रिएटर ज्यादा हो गए हैं। हर बंदा इस माइंडसेट से वीडियो बनाने आता है कि यार मैंने वीडियो वायरल करनी है। जब आप ये सोच के काम करेंगे कि फलां बंदे के साथ वीडियो बनाऊंगा तो मेरी वीडियो वायरल होगी, तो आप कभी सरवाइव नहीं कर सकते। आप एक वीडियो वायरल कर लेंगे, लेकिन हर वीडियो कैसे वायरल होगी? एक वीडियो से थोड़ी ना इतना पैसा आ जाता है कि आप बस सारी जिंदगी घर बैठ के खाते रहेंगे। तो आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती जा रही है कि जो भी बंदा आता है वो कहता है बस मैं इनके साथ वीडियो बना लूँ। हर कंटेंट क्रिएटर के साथ, इवन जितने भी फेसबुक के कंटेंट क्रिएटर हैं सबके साथ मेरी बात होती है, यूट्यूबर्स जितने भी हैं, तो उनके साथ भी यही इशू आ रहा है। कोई ऐसा फैन इनकाउंटर जो आपको याद हो कि यार ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ हुई थी, या उसका जो आपको रिएक्शन था वो काफ़ी अच्छा लगा हो? एक बार हम इस्लामाबाद से वापस जा रहे थे, तो मियाँ वाली में हम कहीं थे, हम रास्ता भूल गए थे, तो समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ पे जाएं। एक पुल थी, पुल के साथ ना एक खोखा सा बना हुआ था, उसके ऊपर एक लड़का बैठा था। हमने वहाँ पे गाड़ी रोकी, मैंने शीशा डाउन करके उसको कहा, वो मोबाइल पे लगा हुआ था, वीडियो देख रहा था कोई। तो मैंने शीशा डाउन किया, मैंने कहा भाई हमने फलां जगह जाना है, तो ये रास्ता कहाँ से जाएगा? तो वो यूं देखे,
फिर यूं देखे, फिर यूं देखे, फिर यूं देखे। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हो गया इसको। खैर वो कहता है रास्ता यूं जाता है। मैंने जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी आगे की तो मैंने शीशे से देखा वो पीछे भागता हुआ आ रहा है। तो मैंने गाड़ी थोड़ी स्लो कर ली। आया आप खिजर उमर है? मैंने कहा यार भाई मैं आपकी वीडियो देख रहा था, ये देखो। तो कहते हैं मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मुझे समझ नहीं आई कि यार अभी मैं इसको मोबाइल में देख रहा था, ये एकदम से मोबाइल से बाहर कैसे निकल आया। तो वो एक चीज़ थी। उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे हो जाते हैं, फैंस बड़े प्यारे प्यारे फैंस मिलते हैं, कुछ अजीब भी होते हैं, चलता है, हर किस्म के लोग मिलते हैं। कैटेगरी क्या है आपके फैंस की? मतलब आपको क्या लगता है कौन से लोग ज़्यादा आपकी वीडियोस देखते हैं? मेरे ख्याल से जो बच्चे हैं ना, चिल्ड्रन ज़्यादा हमारी वीडियोस देखते हैं, बच्चों तक हमारी वीडियोस ज़्यादा जाती हैं और बच्चे हमारी वीडियोस को बड़ा एंजॉय करते हैं। बच्चे जहाँ भी मिलते हैं ना तो वो बहुत प्यार देते हैं और मौलवी साहब से ख़ास तौर पे उनको बुलाते हैं हलवे वाली सरकार और इस तरह से बड़ा प्यार करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो आपका कंटेंट है वो बच्चों को या जो भी कोई जनरेशन है उनको क्या पर्पस सर्व कर रहा है? एंटरटेन कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है या क्या कर रहा है? मतलब आप किस पर्सपेक्टिव से वीडियो बनाते हैं कि जो मेरे फैंस हैं उनको क्या चीज़ जो है वो डिलीवर होनी चाहिए? मोस्टली ये होता है कि हम एंटरटेनमेंट के तौर पर वीडियोस बनाते हैं, फ़नी वीडियोस बनाते हैं। तो मेरा वीडियो को लेके ये होता है कि सस्पेंस वाली वीडियो हो तो तब भी लोग एंजॉय करें और वीडियो के अंदर कोई ना कोई मैसेज भी ज़रूर होता है। अब एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया, मुझे कहता है कि भाई आप वीडियो के अंदर चोरियां करना सिखा रहे हैं, तो क्या आप लोगों को चोर बनाना चाहते हैं? मैंने कहा भाई 10 मिलियन व्यूज़ आते हैं कम से कम, तो उसमें से कितने के चोर होंगे जिनको चोरी करने का तरीका जो सीखेंगे? उसमें से कितने चोर होंगे? 10 मिलियन बंदा देख रहा है भाई, उनको अवेयरनेस भी तो मिल रही है ना कि इस तरह से भी हमारे साथ चोरी हो सकती है। बचें उससे। हाँ जी, तो बजाय वो उसको अच्छा मतलब समझें, बजाय उसको पॉजिटिव लें, वो उसको नेगेटिव ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों का कोई इलाज ही नहीं है। मतलब जिसने पॉजिटिव लेना है उसने लेना है, जिसने नेगेटिव लेना है उसने हर चीज़ में से नेगेटिविटी निकाल लेनी है। जो बंदा पॉजिटिव लेता है वो तो ये कहता है अच्छा भाई इस तरह से भी हमारे साथ हाथ हो सकता है, तो ये चीज़ अच्छी है हमारे लिए। आपने वीडियो में दिखाई है कि यार ये यूं भी हो सकता है, तो हमें इससे सीख मिली है। तो जो जिसकी नीयत ख़राब हो वो कहता है भाई आप तो चोरी करने का तरीका सिखा रहे हो। यार चोर उसमें से 10 मिलियन में से कितने चोर होंगे? बाकी तो सारे ही आम लोग हैं ना। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग होते हैं जब वो कोई भी नया चीज़ करने लगे होते हैं ना, या कोई काम करने लगे होते हैं या कोई बड़ा काम करने लगे होते हैं, तो वो कहते हैं यार किसी को बताना ही नहीं है, किसी को भी नहीं बताना। बहुत कम लोगों में इतनी जुर्रत होती है कि वो चीख के बोलें कि यार मैं ये काम करने लगा हूँ। यानी उनको अपने ऊपर इतना एतमाद हो कि यार ये तो काम मैंने करना ही करना है। वो चीज़ हमने आपकी वीडियो में देखी, मेरे आगे एक पुरानी आपकी वीडियो आई थी, मैंने सोचा कि डिस्कस करेंगे आपसे। वीडियो चलाएं ज़रा, ये वीडियो प्ले करना। ये जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना, एक दिन ऐसा वक्त लेके आऊंगा कि तुम लोग सेल्फी मांगते फिरोगे। अच्छा, इस वीडियो के पीछे भी बड़ी एक स्टोरी है। एक दिन मैं निकला हूँ अपना ट्राइपॉड लेके, तब हमारे कोई फॉलोअर नहीं हुआ करते थे और हमारे गांव में वीडियो बनाना जो था ना वो बहुत अजीब किस्म का मतलब समझा जाता था कि यार ये क्या कर रहा है, कैमरे को देख के हंसना, एक्ट करना, लोग उसको देख के हंसते थे उस चीज़ को। तो मैं जब अपना ट्राइपॉड लेके निकला हूँ तो कुछ लोग थे ऐसे बैठे हुए थे, वो कह रहे थे देखो इसको जाके यूं यूं करेगा, वीडियो बनाएगा। तो मेरे ख्याल से गांव में तब कोई भी नहीं मतलब इस काम को समझता था। मुझे शौक था, मुझे भी नहीं था पता कि इसके अंदर कोई इतने ज़्यादा अर्निंग्स होंगी या जो भी है। खैर मैं वहाँ से निकला तो मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगी थी। यार वो शौक था मेरा। फिर मैं जैसे गया हूँ, मैंने वीडियो कोई और बनानी थी, फिर मैंने कैमरा जब उठाया ना, मैंने पहली वीडियो यही बनाई थी। मैंने कहा ये जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना, एक दिन ऐसा वक्त लेके आऊंगा कि ये लोग सेल्फियां मांगते फिरेंगे। यकीन था इस बात पे जो बोल रहे थे या सिर्फ उनको जिलाने के लिए बनाई थी? ना 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 ना, मेरा पूरा यकीन था। मैंने वो वीडियो सेव करने के लिए एक मेरे प्लेटफॉर्म पे मौजूद होनी चाहिए। सिर्फ आज तक मैंने अपनी पुरानी वीडियोस हटाई नहीं है, इसलिए लोगों ने वो निकाल के कंपाइलेशंस बनाई हैं, फिर बिफोर डालते बस हैं, आफ्टर डालते हैं। ये जो हमारे एडिटर हजरात हैं, ये तो उनकी मेहरबानी है। वो बड़ी मजे पहले की वो वाली वीडियोस डालते हैं और फिर साथ में क्रूजर्स वाली, और क्रूजर्स और गाड़ियों का आपको मुझे लगता है बड़ा शौक है। आपने गाड़ियां भी जो है, गाड़ियों का बड़ा शौक है मुझे सीरियसली, और एसयूवी गाड़ियां बहुत पसंद है मुझे। मैंने रिसेंटली ली थी एक लैंड क्रूजर जो इंटरनेट पे भी बड़े चर्चे हो गए थे उसके। बस जब अल्लाह इज्जत देता है तो ऐसे ही होता है। वो गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लैंड क्रूजर। एक और गाड़ी भी है मेरे पास, रोको। तो वो चेंज भी आपको काफ़ी करते करते यहाँ तक मेरे ख्याल से आए हैं।
बिल्कुल गाड़ियाँ बिल्कुल चेंज पहली की। गाड़ी मेरी आल्टो थी, हम्म, उसके बाद मैंने सिविक ली थी, और उसके बाद फॉर्च्यूनर लिया था। तब मेरे ख्याल से फॉर्च्यूनर यूट्यूब की फील्ड में या जो जब जो कंटेंट क्रिएटर थे ना नादिर तब। भाई ने लिया था उससे पहले फॉर्च्यूनर, हाँ उनके जी, हाँ पास जी, था। नादिर भाई ने पहले लिया था। नादिर भाई के और पास था फॉर्च्यूनर, लेकिन क्रूजर जब आपने लिया उस वक्त किसी के क्रिएटर में किसी के पास भी क्रूजर, अभी भी मेरे ख्याल से कोई भी कंटेंट क्रिएटर जो है वो क्रूजर की तरफ नहीं गया। अब वैसे एक बंदा जो वैसे क्रूजर वो चीज़ है कि एक बार जो बंदा चला लेता है ना तो वो वापस उसको कोई भी गाड़ी अच्छी नहीं नहीं लगती। लगती। तो नेक्स्ट सोच रहे हैं कि कौन सी गाड़ी पे जाएं, लेकिन क्रूजर के साथ प्यार इतना है कि मतलब छोड़ने का दिल नहीं नहीं छोड़ करता। सकते उसको, नहीं। या तो फिर उससे ऊपर की कोई बला हम्म, हमें मिल जाए जिसको हम खरीदें, हम्म। या तो फिर लैंड क्रूजर ही है। तो एक लैंड क्रूजर रखी रखें, सारी जिंदगी रखी रखें, और फिर साथ में जो शौक शौक पूरे करने हैं वो भी करते रहें। कोशिश करता हूँ क्रूजर के इंशाल्लाह। अलावा कौन सी गाड़ियों का शौक है? कार्स का शौक है या सिर्फ एसयूवीज का ही है? मुझे कार्स का कोई ज़्यादा शौक नहीं है, हम्म, लेकिन एक कार है डॉज चैलेंजर, वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे। उसके बाद जो है ना सिविक मैंने पहले ले ली थी, तो सिविक मैं समझता हूँ कि अच्छी गाड़ी है कम बजट में। अगर ऊपर जाएं तो फिर और भी काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, लेकिन मेरी पर्सनल जो चॉइस है कार में, वो मुझे डॉज बड़ी अच्छी लगती है। पहली गाड़ी आपने ली आल्टो और अभी आपके पास क्रूजर है, अच्छी फीलिंग, सही मजे वाली जो फीलिंग है ना, जो चस आई थी, वो कौन सी वाली गाड़ी में आई थी? पहली गाड़ी का जो सही मज़ा, सही बताना है, ये नहीं कि वो क्या कहते हैं, उसे ऐसा जवाब नहीं देना कि मतलब लगे कि यार। सीरियसली जो पहली गाड़ी होती है ना उसकी जो खुशी होती है वो कुछ और होती है। उसकी जो खुशी है ना उसको अगर कंपेयर करें लैंड क्रूजर लेते वक्त, वो खुशी नहीं हुई थी नहीं जो हुई थी। पहली गाड़ी लेते वक्त खुशी हुई थी आल्टो की। अनएक्सपेक्टेड सा लग रहा होता है कि यार हम तो ये कौन सी दुनिया, इससे तो बिलोंग ही नहीं करते हम लोग, ये कौन सी दुनिया में आ गए। और बाद में फिर लगता है कि हाँ ये है, मैं डिजर्व करता हूँ इसको। बिल्कुल, जब मैंने आल्टो ली थी तो मैं बहुत खुश था, लेकिन एक चीज़ बार बार मेरे दिल में चल रही थी कि ये फुल स्टॉप नहीं है, ये हम्म, पहली सीढ़ी है। अब आगे जो है ना मुझे कॉन्फिडेंस था बहुत कि अब खुश आगे। हो, सेटिस्फाई भी रहो, अगर गोल्स हैं तो इट्स ओके, लेकिन जो चीज़ है उसको एंजॉय करो पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बेसिकली कहना चाह रहा था कि वो आल्टो के वक्त जो मुझे खुशी थी ना, वो ये वाली खुशी नहीं थी कि बस ये मेरे पास आ गई अब सब हो गया है, हर हम्म, चीज़ यस हो गई है, नहीं। हम्म, ये है इसकी खुशी है, हम्म। लेकिन आगे जाना है। तो फिर ऐसा ऐसा स्टेप वाइज फॉर्च्यूनर। लेकिन आगे जाने की उसमें तलब में ये नहीं कि जो चीज़ आपके पास है उसको भी भूल जाओ कि यार ये भी, उसको अक्सर लोग ये होते हैं, यार क्या मेरे पास क्या है यार, अल्टो ही तो है भाई। लेकिन ऐसा होना चाहिए मेरे ख्याल से कि जो चीज़ आपके पास है उससे 200% सेटिस्फाई रहेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात भी नवाजती है ना आपको। बिल्कुल, वो भी तो फिर ये सारा शुक्रगुजारी और ग्रेटिट्यूड, ये चीज़ें जो होती हैं साथ साथ चलती हैं। अगर ऐसा ही आपने लाइफ में कुछ गोल अचीव करने हैं तो जो पहले से है उसके ऊपर जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, अल्लाह ताला की ज़ात आपको और नवाजती ही नहीं है। ऐसा ही है बेशक। अपनी ज़िंदगी में जो भी मिला है आपको, अल्लाह पे राज़ी रहो, खुश रहो उस पे, इंशाल्लाह अल्लाह आपको और नवाजेगा। फैमिली लाइफ इफ़ेक्ट हुई है काफ़ी आफ्टर ये जो जितनी भी टाइम पीरियड है जिसमें अब आपको डेफिनेटली हर चीज़ मैनेज करके चलना पड़ता है, वीडियोस भी हैं, सब कुछ चल रहा होता है, तो फैमिली कितनी इफ़ेक्ट होती है इसमें? फैमिली टाइम के हवाले से इफ़ेक्ट हुई है। अब हम्म, मैं उस तरह से टाइम नहीं दे पाता अम्मी को, वाइफ़ को, अब्बू को। तो बाकी मामला सारे अच्छे हुए हैं, हम्म, जो भी हुआ है। मतलब पहले हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी, हम्म, तो अब मैंने उनको सारी फैसिलिटीज़ तो दे रखी हैं, लेकिन मैं उस तरह से टाइम नहीं दे पाता। मेरा भी दिल करता है मैं फैमिली के साथ बैठूं, हम्म, लेकिन एक जो एम्पायर बना हुआ है उसको फिर बरकरार रखने के लिए, हम्म, एक जो इज़्ज़त, एक व्यूज़ वाला जो सिस्टम है, हम्म, उसको बरकरार रखने के लिए हमें हम्म, डेली मेहनत करनी पड़ती है। ये कोई हम्म, ऐसा बिज़नेस या ऐसा कोई काम तो है नहीं कि हम्म, एक बार आपने जिसको बना लिया और आप फिर घर बैठ के अर्निंग होती रहेगी। हमें इसके लिए डेली ख्वार होना पड़ता है। एक्टिवली। हाँ, एक्टिवली। तो इसलिए बस टाइम का थोड़ा इश्यू होता है। अम्मी को भी, वो भी ये गिला करती हैं कि आप हम्म। हमारे साथ कम बैठते हैं। वाइफ़ को भी ये गिला होता है, सबको होता है, लेकिन बस मैनेज कर रहे हैं। जब यहाँ से फ्री हो जाते हैं तो फिर टाइम देते हैं घर वालों को। अच्छा, काफ़ी लोगों को मैंने सुना है आपके कंटेंट को, कहते हैं कि यार ये टिकटॉकर हैं, टिकटॉकर वाला कंटेंट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि यूट्यूब के ऊपर भी जितनी आपकी ग्रोथ है एक नॉर्मल पाकिस्तान लेवल का या इंडिया लेवल के कंटेंट में, वो बहुत अच्छी लेवल की चीज़ है। अगर फेसबुक और टिकटॉक को साइड पे कर दिया जाए तो इन इटसेल्फ यूट्यूब बहुत अच्छा जा रहा है आपका, जिसको लोग काफ़ी ज़्यादा हद तक नज़रअंदाज जो है वो कर देते हैं।
हमारा जो बेसिक काम है वो फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर है। लेकिन अगर कोई मुझे टिकटॉकर भी कहे तो मुझे बुरा नहीं लगता। कोई भी प्लेटफॉर्म या इदारा बुरा नहीं होता, उसके अंदर जो लोग होते हैं वो बुरे होते हैं। अब टिकटॉक पे जो अच्छा काम कर रहा है उसको भी आप बुरा टिकटॉकर तो नहीं कह सकते ना। बुरे टिकटॉकर तो वो हैं जो बेहयाई फैलाते हैं या उस तरह के काम करते हैं। तो अवाम का ये माइंडसेट है कि वो एक मछली गंदी पूरा जाल गंदा। लेकिन एज अ यूट्यूबर रिकॉग्नाइज आपको क्यों नहीं किया जाता? लाइक इवेंट्स में आप जाना पसंद नहीं करते या इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे काफ़ी सारे इवेंट पे बुलाया गया था, यूट्यूब के कुछ इवेंट थे, लेकिन यूट्यूब वाले खुद हैं वो भी जब प्लान करते हैं ऐसा तो मुझे मेल करते हैं। लेकिन मैं बहुत इंट्रोवर्ट सा बंदा हूँ, अवॉइड करते हैं। अवॉइड नहीं, टाइम नहीं मिलता। मैं समझता हूँ जो टाइम वहाँ पे मैंने स्पेंड करना होता है वो टाइम मैं अपने घर वालों को दे देता हूँ या मैं वीडियो बना लेता हूँ। ड्रामा इंडस्ट्री में काफ़ी लोग जो है ना, यूट्यूबर्स जो हैं वो चले जाते हैं आफ्टर सम टाइम। कुछ वीडियोस वगैरह जब उनकी अच्छी होती हैं, ऑफर्स आती हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ड्रामास की तरफ चले जाते हैं। आपको टेलीविज़न, ड्रामा या मूवी किसी तरफ से कोई ऑफ़र आई हो या आपने कंसिडर किया हो कि मैं ये करूं? मुझे 2-3 ड्रामास की ऑफ़र हुई हैं, हमारे पाकिस्तानी चैनल हैं और 2-3 ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो शॉर्ट फिल्म्स अपलोड होती हैं उनकी भी ऑफ़र हुई हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्या है कि मैं समझता हूँ कि उस तरफ जाने से बेहतर है कि मैं यहाँ रह के जो अपना मेरा काम है इस तरह से आवाम को एंटरटेन करूँ। और मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं काम करूँ वहाँ जो मेरे भाई दोस्त मेरे साथ होते हैं उनके साथ काम करूँ, जो मेरी सुने मैं उनकी सुनूँ। लेकिन वो जो फील्ड है वहाँ थोड़ा डिफरेंट माहौल है। तो मैं अभी तो कुछ नहीं सोचा इसके बारे में, इन फ्यूचर हो सकता है कि कुछ सोचा जा सकता है। क्योंकि अगर आपका अच्छा वीडियो बनाने का स्टाइल भी मैंने देखा है बड़ा डिफरेंट है कि शॉर्ट के ऊपर आप फंस जाते हैं तो क्या होता है 50 टेक लिए हुए हों कि नहीं, बाकी बंदों को समझ आ रही होती है कि ठीक हो गया शॉर्ट, आप कहते हैं नहीं जो मैंने कहा है वैसा ही होना चाहिए। असल में जिस भी स्क्रिप्ट के बारे में मैंने सोचा होता है ना कि ये बनानी है उसकी पूरी वीडियो मेरे दिमाग में चल रही होती है। तो उस जो दिमाग में वीडियो चल रही होती है उस तरह से अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो मैं वो खत्म करा देता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, वो जो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है उस तरह से परफॉर्म करो। कि जब यार वो बस ठीक है चल जाएगी, वो गुजारा वाला काम नहीं करना, जो सोचा है वही करना है। नहीं, कभी मैंने इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं है। हमारे 50-50 टेक होते हैं जस्ट एक डायलॉग के। फर्ज करें एक डायलॉग करना है कि यार मैंने नहीं जाना, उसके अंदर अगर आई कांटेक्ट सही नहीं है, रिएक्शन सही नहीं है, कुछ भी मसला है ना, छोटा सा छोटा मसला है, मैं कहता हूँ दोबारा 50-50 टेक होते हैं हमारे। इस तरह से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स है वो आप देख लें फिर व्यूज़ में नज़र आता है। अच्छा, जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी हैं या कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको हमने किसी ना किसी पॉइंट पे ना किसी ना किसी ऐड में ज़रूर देखा है। आपने माशाल्लाह गाड़ियाँ भी ली हैं, घर भी बनाया है, काफ़ी सोर्स ऑफ इनकम आपकी स्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन मूविंग फर्दर, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? मतलब फेसबुक से है, टिकटॉक से है, यूट्यूब से है, कहाँ से है? हमारा जो बेसिक सोर्स ऑफ इनकम है ना, जो मतलब ज़्यादा जो तवज्जो होती है हमारी वो फेसबुक के ऊपर ही होती है। उसके बाद यूट्यूब चैनल भी बहुत अच्छा है। फेसबुक की तो मोनेटाइजेशन ही नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन जुगाड़ तो है ना। हम पाकिस्तानी जुगाड़ी बंदे हैं, तो यहाँ पाकिस्तान में भी जुगाड़ है। अच्छे कंपनीज हैं जो आपके पेज मोनेटाइज करती हैं और हमें हमारे साथ जो दोस्त हैं वो मोनेटाइज उन्होंने किया हुआ है यूके से और वहीं से पोस्टिंग वगैरह करवाते हैं। सारा सीन 2-3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप फिर प्रमोशंस की तरफ जाते ही नहीं है? उसकी अर्निंग इतनी तगड़ी या स्ट्रॉन्ग है कि आपको प्रमोशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, या आपको पसंद नहीं है प्रमोशंस करना? मुझे प्रमोशन करना पसंद नहीं है। जितना हम अपनी वीडियो में मेहनत करके बना लेते हैं वो प्रमोशन वाले हमें नहीं दे सकते। मैच नहीं कर पाते वो उसको, आपके रिक्वायरमेंट को। नहीं, वो नहीं मैच कर पाते, इसलिए हम प्रमोशंस की तरफ नहीं जाते। अच्छा, हर इंसान की लाइफ में ना एक ऐसा मोड़ ज़रूर आता है, वो हमेशा याद रखता है कि यार वो मेरा जो है ना टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, वहाँ से असल में मेरी लाइफ जो है चेंज हुई है, अगर ये ना हुआ होता तो शायद यहाँ पे ना होता। ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आपको याद है? मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो फेसबुक का सारा सिस्टम है, वीडियोस बनाना, अर्न करना, ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये शुरू ऐसे हुआ था कि हम लोग टिकटॉक पे छोटी छोटी वीडियोस बनाते थे, शॉर्ट्स फन के लिए जस्ट। तो एक बंदे ने मुझे कहा कि यार आप ना वीडियो फेसबुक पे भी अपलोड किया करो। मैंने कहा इसका क्या फ़ायदा होगा? वो कह रहा था कि यार हम लोग, हमारी पूरी फैमिली फेसबुक यूज़ करती है तो हम भी वहाँ पे देखा करेंगे, इसी तरह काफ़ी लोग हैं जो फेसबुक यूज़ करते हैं तो वो भी आपकी वीडियो देखेंगे। मैंने कहा सही है। मैंने वहाँ पे वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दी। फिर एक दिन एक बंदे की मुझे मेल आई, वो मुझे कहते हैं कि भाई मैंने आपका पेज ख़रीदना है,
तो इतने पैसे मैं आपको दूंगा। और ये मैं आपको बताऊं, आज तक ये बात मैंने कहीं नहीं बताई। मेरा जो मेन पेज है खिज़र उमर वाला, ये मैंने 80,000 में बेच दिया था। अच्छा। अभी जिस पेज से मैंने गाड़ियां बनाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह घर बनाया है, कोई 15-20 लोगों का एक सर्कल चल रहा है, 15-20 लोगों के घर चल रहे हैं माशाल्लाह। जिस पेज से, ये पेज मैंने सिर्फ 80,000 में बेच दिया था। और फिर मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ कि वो हुआ क्या था। उन्होंने मुझे कहा कि आपके पेज की रीच अच्छी है, तब उस पे मिलियंस, 2 मिलियंस, 3 मिलियन व्यूज़ आ रहे थे, और मुझे नहीं था पता कि फेसबुक से भी हम अर्न कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी पेज आप मुझे दे दें। मैंने कहा ठीक है आप ले लें, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तब कोई सोर्स ऑफ इनकम तो था नहीं, बस अपनी दुकान थी, उससे वो भी मैं उसको सही से टाइम नहीं दे पा रहा था, और अपनी वीडियोस के चक्कर में। तो 80,000 में हमारी डील हो गई, 20,000 रुपया उन्होंने मुझे एडवांस भी भेज दिया मेरे अकाउंट में। उसके बाद नस्ली बंदा था बड़ा, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार मुझे आप ये बताएं कि इस पेज का आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा जी हम इस पे कंटेंट अपलोड करेंगे और इससे पैसे अर्न करेंगे। मैंने कहा यार मैं भी तो वही कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, मुझे पैसे मिल सकते हैं इससे। मैंने कहा यार मुझे आप एक ही बात बताओ कि मैं ये पेज बेच के अच्छा कर रहा हूँ या मैं इस पे खुद काम करूँ तो मैं ज्यादा कमा सकता हूँ। उसने कहा यार कि मैं अपने एक पाव गोश्त के लिए ना किसी की भैंस नहीं ज़िबा कर सकता। तो भाई सीधी सी बात है, अगर तुम खुद काम करोगे इस पे तो तुम ज्यादा अर्न कर सकते हो। मैंने कहा यार मैं आपका 20,000 आपको रिटर्न करता हूँ, और मेरे जो ख्वाब हैं वो थोड़े बड़े हैं। 80,000 में तो मैंने तब एक बाइक लेनी थी, होंडा 125, शौक था उसका। मेरी टीम मेरे साथ मौजूद थी, मौलवी साहब थे, एक और दोस्त थे। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा यार पैसे तो अच्छे मिल रहे हैं, बाइक शाइक ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं यार, हम खुद काम करेंगे, इससे भी ज़्यादा कमाएंगे। फिर वो भी बड़ा अच्छा आदमी था, उन्होंने कहा ठीक है आप अगर करना चाहते हो तो मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूंगा कि कैसे कैसे मोनेटाइजेशन है और सारा सिस्टम। तो ये सारा सीन था। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में ये कहानी नेक्स्ट पॉडकास्ट में जो भी हमारे जो जिन्होंने यहाँ तक पॉडकास्ट देखा है वो कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर खिज़र भाई से हम कोई और सवाल अगर आप वो करना चाहते हैं तो नेक्स्ट जब भी हम आपको इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे तो उनके सबके क्वेश्चन ज़रूर हम जो हैं पॉडकास्ट में इंक्लूड करेंगे। तो वो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, आपको आज तक याद है कि ये ही टर्न हुआ था? मुझे ना तो वो टर्निंग पॉइंट भूल सकता है, ना मुझे वो कभी बंदा भूल सकता है। ज़िंदगी में बड़े अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हमारी कामयाबी के पीछे उस बंदे का बहुत बड़ा हाथ है। शुक्रगुजार हैं उसके, दुआएं देते हैं उसको, पूरी फैमिली। तो वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते बंदे को आप? नहीं, इस पॉडकास्ट में मैं नहीं कर सकता, लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। अच्छा, जैसे आपने बोला कि उस कामयाबी के पीछे उस बंदे का हाथ है, अक्सर एक लाइन सुनने में आती है हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है। वो कोई औरत भी है ऐसी? औरत एक ही हो सकती है, मैं समझता हूँ माँ से ज़्यादा कौन दुआएं कर सकता है। लेकिन उस बंदे का बहुत बड़ा हाथ है हमारी कामयाबी के पीछे। मैं ये कहूँगा कि माँ बाप दुआएं हर बेटे के लिए करती हैं। माँ बाप तो अपने बेटे के लिए दुआएं करते ही करते हैं, लेकिन आपने करनी होती है मेहनत। और अगर आपको किसी अच्छे बंदे का साथ मिल जाए, ये ऐसा माहौल है, ऐसी दुनिया है कि पता ही नहीं चलता कि साथ में बैठा हुआ बंदा दोस्त है या सांप है। लेकिन इस दौर में भी अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि वो गनीमत है। गनीमत है। इसी से रिलेटेड है कि अगर आपकी जैसे वाइफ है, जिन लोगों की वाइफ सपोर्टिव है, जैसे आपकी वाइफ कैसी है हमें तो नहीं पता, आप बताएंगे उसके बारे में। सपोर्टिव हैं, वो आपको वीडियोस के बारे में अप्रिशिएट करती हैं, या खप डाली होती है कि क्यों जा रहे हो, लेट क्यों आ रहे हो, ज़ाहिर बात है आपके स्केड्यूल डिस्टर्ब होता होगा। उस वीडियोस के हिसाब से आपको सपोर्टिव हैं? वो वीडियोस के हिसाब से सपोर्टिव है, पूरी फैमिली सपोर्टिव है। सब शुरू में नहीं थे, वो नहीं चाह रहे थे कि मतलब उनको मतलब नहीं था पता ना कि मेरे जो गोल्स हैं वो क्या क्या हैं और इस फील्ड से मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तो वो मना करते थे कि आप शॉप पे ही काम करो, इंसान बनो, ये आप मोबाइल और वीडियोस के चक्कर में ये ना हो कि अपनी शॉप ही ज़ाया कर दो और फिर घर कहाँ से चलेगा। तो लेकिन अभी जो मसला आता है ना वो ये आता है कि अभी अगर मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिलती, घर से, वाइफ से, तो वो सिर्फ टाइम की वजह से कि आप बहुत ज़्यादा टाइम मतलब काम को देते हो, हमें टाइम नहीं देते। बाकी वैसे ये सब का मसला है, ये ग्लोबल मसला है। ग्लोबल मसला है। हाँ, ये ग्लोबली मसला है। घर पड़े रहो, पैसे ना भी कमा के लाओ तब भी प्रॉब्लम है, और पैसे कमा के ला रहे हो और अगर बाहर रह रहे हो तब भी प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसे ही है। ये जो वेले पड़े हुए हैं उनका भी जीना आराम किया होगा कि भाई निकल जाओ बाहर, थोड़ा बाहर भी निकल जाओ। आपके पास तो माशाल्लाह क्रूजर है, डाला है, बड़े प्रोटोकॉल से वीडियो बनाने के लिए जाते होंगे
और क्रूजर पे आ रहे हैं, उतर रहे हैं और फिर किसी भैंस के नीचे घुस गए, किसी ट्रक के नीचे घुस गए और कपड़ों की तबाही होगी। ये क्या एक्सपीरियंस है, ये क्या अनमैच सा सिचुएशन है? जब हम काम पे होते हैं ना तो क्रूज़र भी भूल जाती है, बच्चे भी भूल जाते हैं, हर चीज़ भूल जाती है। मुझे बस ये होता है कि किसी तरीके से ऐसी वीडियो बनाऊं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हैं। ज़ाहिर सी बात है, अब मेरी टीम में 12 से 15 लोग हैं, उनकी सैलरीज, फिर ट्रैवल खर्चा है बहुत सारा, तो हमें हर चीज़ दिमाग में रख के काम करना पड़ता है कि हमने अर्निंग करनी है यहाँ से। मैंने आपको बताया, जब शुरू में मैं आया था तब मेरा ये माइंडसेट नहीं था कि मैंने अर्न करना है, लेकिन अब तो है ना। अब तो क्योंकि मेरे साथ 15-20 लोग जुड़े हुए हैं, फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, मेंटेन करना है उसे। हर चीज़ को मेंटेन तो करना ये नहीं है। सोचा कि यार मैं, या घर वालों ने भी कहा हो या दोस्तों ने कि यार अब तुम्हारा कोई बहुत लेवल हो गया तो इस तरह करो कि ये कंटेंट छोड़ो, किसी अच्छे कंटेंट की तरफ जाओ, या किसी और की तरफ। अच्छा तो नहीं कह सकते, अच्छा कंटेंट है, वही एक अच्छा कंटेंट है जो आपको तरक्की दे रहा है, ग्रोथ दे रहा है, रिकॉग्निशन दे रहा है। आई बिलीव कि उसमें मेहनत भी आप अच्छी खासी पुट इन कर रहे हैं, मट्टी के साथ मट्टी हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव ये है कि वो कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड कंटेंट की तरफ जाएं। ऐसा होता है? नहीं, उन लोगों को खुश करने के लिए भी मैंने सोचा हुआ है बहुत कुछ, उस तरफ भी आएंगे। अभी जो कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। अब ये जो लोग कहते हैं ना कि आपका कंटेंट अजीब सा है, ये है वो, भाई जो बिकता है हम वो बेचते हैं। अब पिज़्ज़ा खाना कौन सा सेहत वाला काम है? डॉक्टर मना करते हैं, फिर भी पिज़्ज़े वाली दुकानें चल रही हैं, जहर बेच रहे हैं लोग क्योंकि वो बिक रहा है। तो हमारा भी वही सीन है ना, जिस वीडियो पे व्यूज़ आते हैं, हम फिर हमारे माइंड में ये होता है कि एक वीडियो ऐसी बनाएं जिसके ऊपर व्यूज़ भी हैं, हमें अर्निंग भी हो उससे, और लोग उसको एंजॉय भी करें। ये दोनों चीज़ें माइंड में रख के ही करनी पड़ती हैं। आप सिर्फ एंटरटेनमेंट फोकस्ड हैं, यानी एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, वो किसी तरह से भी हो, उसमें आपका बेशक कुछ भी जाए। हाँ जी, देखें, अगर व्यूज़ आ रहे हैं 20 मिलियन, 30 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन, लोग उसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसमें नेगेटिव कमेंट कितने होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 100-150। फिर जो हज़ारों में कमेंट पॉजिटिव आ रहे होते हैं, वो कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं ना। उनको भी तो सर्व करना है। हाँ। बिल्कुल, हर किस्म की ऑडियंस मौजूद है। अब 100 में से 100 बंदे कभी भी नहीं राज़ी हो सकते। आप खुद को बेच दें, मार दें, जो मर्जी कर दें ना, 100 में से 100 को आप राज़ी नहीं कर सकते। आपका कंटेंट बड़ा स्टैंड आउट कर रहा है आपके, स्पेशली साउथ पंजाब के बेल्ट में भी और इंडिया में ख़ास तौर पे आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा आउटलाइन कर रहा है। और जो आपने मेरे साथ स्टैट्स शेयर किए, बताया आपने मुझे कि 90%, बड़ा शॉकिंग नंबर था मेरे लिए, 90% आपकी ऑडियंस जो है वो इंडिया की है। यानी आपकी जो भी फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान है वो सिर्फ 10% है। पाकिस्तान के लोग भी बहुत प्यार देते हैं और इंडिया के लोग भी बहुत प्यार देते हैं। मुझे पर्सनली इंस्टा पे मैसेजेस आए हुए होते हैं, उनके कमेंट्स आ रहे होते हैं, और इंडियन लोग हमारी वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि हमारी वीडियोस में कल्चर होता है। जो लोकेशंस होती हैं वो हमारे गांव की होती हैं, तो वो चीज़ें वो इंजॉय करते हैं। उसके बाद हमारा बोलना डिफरेंट है थोड़ा सा, तो इंडियन जो है ना वो काफ़ी इंजॉय करते हैं हमारी वीडियोस को, और मोस्टली हमारे व्यूज़ भी वहीं से आते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से। उसके बाद 1-2 और कंट्रीज़ हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, और इस तरह से जितने भी कंट्रीज़ हैं, बाकी सारी एशियन कंट्रीज़ जो हैं। हाँ जी, सारे व्यूज़ आते हैं। बाहर की भी कंट्रीज़ की ऑडियंस है आपकी, लाइक यूएस, यूके वगैरह की भी ऑडियंस है कुछ, या जो जहाँ पे भी उर्दू या हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, वहाँ पे हमारा कंटेंट जाता है। 200 मिलियन व्यूज़, 250 मिलियन व्यूज़ ऐसे तो नहीं आ जाते ना। उसमें काफ़ी सारे मुल्कों के लोग होते हैं जो भी हिंदी या उर्दू लैंग्वेज को समझते हैं, वो हमारी वीडियोस देखते हैं। अच्छा, आपकी जो हम पुरानी अगर वीडियोस देखते हैं तो उसमें आपके जो भी टीम मेंबर्स थे अब आपके साथ नज़र नहीं आते, क्या रीज़न है उसकी? मैं इसका इस तरह से जवाब दूंगा कि लोग आते हैं, जाते हैं, सिस्टम है, दुनियादारी है, चलती रहती है। देखिए, जब 5 भाई होते हैं, फर्ज करें, या 4 भाई, कोई क्लैशेस हैं या वैसे ही बस रजामंदी से ही जो सेपरेशन हुई है? मेरी तरफ से देखा जाए तो किसी के साथ कोई क्लैश नहीं है। जितने भी मेरे साथ लोगों ने काम किया है, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं सब पे राजी हूँ। जिसने जो किया है उसका अपना मैटर है। इज्जत जिल्लत तो अल्लाह की ज़ात देने वाली है। मेरा ये मानना है कि आप किसी के किरदार को चौराहे पे नंगा कर दो ना, फिर भी इज्जत और जिल्लत अल्लाह ने देनी है। तो मैं समझता हूँ कि लोग आते हैं, आपके साथ काम करते हैं, फिर कट आउट भी हो जाते हैं। ये तो सिस्टम है, चलता रहता है। मैं आपको बताने लगा था कि एक घर में 4 भाई रहते हैं, शादियां होती हैं, मसले होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। जब भाई भाई के साथ नहीं रह सकता तो आप कैसे मतलब वो कर सकते हैं? कि सारी बात है अंडरस्टैंडिंग की। जब तक होती है अंडरस्टैंडिंग तब तक काम चल रहे होते हैं।
अब मौलवी साहब के साथ हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उनके साथ हम शुरू से चलते आ रहे हैं। बल्कि उनकी मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है, वो कहते हैं कि अक्सर वो एक बात कहा करते हैं कि या किसी का बन जाओ या किसी को अपना बना लो। लोगों का क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब खुद कुछ नहीं करते लेकिन दूसरे को अच्छा खाता देख भी नहीं सकते। वो कहते हैं बस किसी तरीके से हिलाया जाए। तो मौलवी साहब के पास भी लोग आते हैं, वो कहते हैं जी आप क्या कर रहे हो, आपने क्या बनाया है, मतलब ये हो रहा है वो हो रहा है, आप खुद काम करो, आप ज़्यादा अच्छा कर लोगे, ज़्यादा पैसे कमा लोगे। वो कहता है भाई अल्लाह का बड़ा शुक्र है, भट्ठे पे काम करता था, 200-300 रुपये दिहाड़ी कमाता था, अब उससे मैं बहुत बेहतर हूँ। तो मैं अगर बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ तो तुम मुझे क्यों कह रहे हो। बड़ी थिन लाइन है। हम कल भी बात कर रहे थे, हमारे एडिटर है उनके साथ, बड़ी थिन सी लाइन है मोटिवेशन में, मोटिवेट होके स्टेप फॉरवर्ड करने में, और हसद में अपना जो है उसको भी गंवाने में। बहुत थिन सी लाइन है, ऐसे ही है। समझ नहीं लगती कि भाई कहाँ पे आपसे गलती होगी और आपने जो ऑलरेडी है वो भी सारा गवा देना है, या आप मोटिवेट हो और आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ जो आप कर रहे हो या करने जा रहे हो। अगेन उसमें मेरे ख्याल से ये है कि आपकी नीयत बहुत ज़्यादा काउंट करती है। अगर आप बदनीयत इंसान हो ना तो आपकी तबाही है, चाहे जो मर्जी स्टेप ले लें। और अगर आपकी नीयत साफ़ है मेरे ख्याल से तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती कामयाबी से। ऐसा ही है, नीयत का तो दारो मदार है हर चीज़ का। इवन के आप इबादत भी कर रहे हैं ना तो नीयत उसमें पहली चीज़ है। अगर आपकी नीयत सही नहीं है तो आपकी इबादतें भी आपके मुंह पे मार दी जाएंगी। नीयत का सारा दारो मदार है। इसी तरह कोई भी आप काम कर रहे हैं, जब तक आपकी नीयत साफ नहीं है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मैं तो भाई खुला बंदा हूँ, मेरे साथ किसी ने अच्छा किया है, किसी ने बुरा किया है, मैं सोचता हूँ, वक्ती तौर मुझे तकलीफ भी होती है, बहुत डिप्रेशन में भी चला जाता हूँ, लेकिन मैं फिर उसको दिमाग से उतार देता हूँ। मैं कहता हूँ ये अल्लाह के फैसले हैं, अल्लाह पे छोड़ दो, वो बेहतर करने वाला है। तो जिसने गलत किया उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। आपकी बड़ी कंट्रोवर्सी सी बनी थी आपके टीम मेंबर की तरफ से, आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं है। मैंने देखा बहुत सी वीडियोस भी आई, काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाई, सब क्रिएटर्स ने बनाई, आपका कोई जवाब नहीं आया उसके ऊपर। मैं उसका क्या जवाब दूं। मैं जिस बंदे के साथ मैंने बैठ के खाया है, जिसके साथ मैं घूमा हूँ फिरा हूँ, अगर वो आके गलत बात करेगा, मुझे बुरा भला कहेगा, मैं भी उसको बुरा भला कहूँ, तो मुझे ये चीज़ नहीं ज़ेब देती, मुझे नहीं अच्छा लगता। जिसके साथ वक्त स्पेंड किया हो, जिसके साथ आप दोस्ती का आपका एक रिश्ता हो, दोस्ती का, दोस्ती बहुत खालिस रिश्ता होता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का आके गिला करूं। बाकी ये मैं ओपनली कह सकता हूं कि ना मैंने किसी का 1 रुपया खाया है, ना मैंने किसी के साथ कोई गलत किया है। मैं भी यहीं पे हूँ, सामने हूँ। जिसके साथ मैंने गलत किया वो आके मुझसे बात करे ना। वो घर बैठ के वीडियो क्यों बना रहा है, वो आके मुझसे बात करे अगर मैंने किसी के साथ गलत किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस है। मैं तो बड़ा हंसता हूँ जब इस तरह की कोई चीज़ देखता हूँ अपने खिलाफ, तो मैं बहुत हंसता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार मैं इसका क्या जवाब दूँ। तो मुझे ज़रूरत नहीं है मैं आके अपनी सफाइयाँ दूँ, ना मुझे इतना टाइम होता है, मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। जब मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ तो बस मुझे ज़रूरत भी नहीं है किसी का जवाब देने की। कंट्रोवर्सी करने वाला बंदा कभी भी लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकता। ये मेरे से आप लिखवा लें। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा अपने कंटेंट पे नहीं है, अपने ऊपर नहीं है। उसका भरोसा है कि मैं किसी के ऊपर कीचड़ डालूंगा तो मेरी वीडियो चलेगी और मेरा माहौल बनेगा। इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि नेगेटिविटी ज़्यादा देर तक पानी के ऊपर फ्लोट नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। पॉजिटिविटी है, डुबा भी देंगे तो ऊपर ही रहेगी। पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो। मैं तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर आते हैं मेरे पास सीखने के लिए, मैं उनको यही कहता हूँ। मैं कहता हूँ कभी भी किसी के ऊपर कीचड़ ना उछालो, अपनी मेहनत पे लगे रहो। जो आराम आराम से ऊपर आता है ना वो ज्यादा देर रहता है, जो एकदम से आता है वो फिर एकदम से गिरता है। स्लो सक्सेस। हाँ, स्लो सक्सेस लॉन्ग टाइम तक चलती है। ये बात है। आपकी अर्निंग को लेके बड़े सवाल होते हैं। लोग जो भी आपका इंटरव्यूअर आता है ना वो कहता है पहले मेरी वीडियो वायरल हो जाए, फटाफट मैं पूछ लूँ खिज़र उमर कितने पैसे कमाते हो यार, बताएंगे या ना पूछूं सवाल? बता दूं? आज बता ही देता हूँ आपने। सही बताएंगे या नहीं, थोड़ा बहुत तो गोलमोल करना पड़ेगा यार। मैं देखना कहीं एफबीआर वाले इन्हें उठा के ले जाएं। टैक्सी दे रहे हैं, फाइलर हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइलर हैं, सारे टैक्सेस देते हैं। अर्निंग वाले सवाल का ना मेरे पास एक ही जवाब है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अमीर बनूं या कुछ भी ऐसा, तो आपकी अर्निंग किसी को भी नहीं पता होनी चाहिए। आपके बाप को भी नहीं, आपकी माँ को भी नहीं, आपकी बीवी को भी नहीं। मेरे साथ कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मेरे बैंक में ना 1 रुपया भी नहीं पड़ा होता, तब भी मैं ऐसे चौड़ा होकर बैठ रहा होता हूँ, तब भी मैं अमीर होता हूँ। और जब बैंक भरा हुआ होता है तब भी मैं ऐसा ही होता हूँ। तो अर्निंग किसी को भी नहीं पता होनी चाहिए भाई। और कामयाबी का कभी भी शोशा नहीं छोड़ना चाहिए। आपको पता है मेरे 1 मिलियन फॉलोअर थे और मेरे घर वालों को नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ,
ना मैंने उनको कभी बताया है। खिज़र उमर क्यों है आज? ये खिज़र उमर क्यों है? मैं समझता हूँ सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से है और अपना बड़ा सोचने की वजह से है। अगर घर बैठ के मैं वो जो 500 दिहाड़ लगा के दुकान से घर जा रहा था और बस मैं उस पर मुतमिन रहता तो मैं सारी ज़िंदगी उधर ही रहता। जस्ट मैंने बड़ा सोचा है। खिज़र उमर बना ही बड़ा सोचने की वजह से है। बड़ा सोचो और फिर जो अपॉर्चुनिटी आए उसको पकड़ यकीन लो, करो। हाँ, पकड़ लो। अक्सर लोगों के पास पैसा आता है तो उनका रवैया बदल जाता है, फिट जाते हैं, डिफरेंट एंगल पे चले जाते हैं, गुरूर आ जाता है। अच्छा, ये बात ऐसे है कि कुछ लोगों को वाकई गुरूर शायद आ जाता होगा और जिनको नहीं भी आता ना उनको भी ये बात की जाती है। मुझे कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब जो डिज़र्व नहीं करते कि मैं उनके। अब एक बंदे को मैं मिला हूँ, उसके साथ बहुत अच्छी गपशप हुई है, बैठे हैं 2 घंटे, दूसरे दिन ठीक मुझे कॉल करता है। मैंने कहा भाई मैं बाहर निकला हुआ हूँ तो मैं यहाँ से जब वापस आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा मैं आपको मिलूँगा, लेकिन कल हम बैठे थे 2 घंटे तो आज मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ। कहता है भाई जो बंदा ऊपर जाता है ना वो नीचे भी आता है। ओ भाई किसको बता रहे हो, मुझे पता है आज का अखबार कल की रद्दी। लेकिन जो बंदा रियल में मगरूरी कर रहा है उसका एटीट्यूड कुछ और होता है, हम नहीं करते और बंदे की तबीयत देख के पता चल जाता है कि कौन कितना मगरूर है। यकीन करें कुछ ऐसे लोग भी हैं वो चाहते हैं कि अगर आपने पैसा कमा लिया है जो भी कर लिया है वही पुराने कपड़े पहनो, वही पुरानी जूती पहनो, उसी हाल में रहो। अगर हम नए कपड़े पहन के एक वीडियो अपलोड कर देते हैं, देखो यार कितना मगरूर हो गया ये, देखो अब इसका एटीट्यूड ही चेंज हो गया, पैसे आ गए हैं ना अब। क्यों यार, अल्लाह ने अगर दिया है तो वो दिखना चाहिए ना। ये तो हमारे हुजूर पाक का भी फरमान है कि अच्छी सवारी, अच्छा साफ सुथरा लिबास ये तो पहनना चाहिए इंसान को। अगर अल्लाह ने दिया है तो तुम अपने ऊपर खर्च करो। जो लोग खर्च नहीं करते उनके बारे में ये माइंडसेट होता है कि यार ये देखो जी अल्लाह ने दिया लेकिन खाने की तौफीक नहीं है। और जो लोग करते ऐसे हैं काफ़ी लोग हैं मतलब जिनको अल्लाह ताला ने दिया तो है लेकिन ये है कि नसीब नहीं हो सकता। फिर जब वो उनके जाने के बाद उनकी जो औलाद है वो उसके फिर सही जो है वो पुरखच्चे उड़ाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस चीज़ की बहुत सारी मिसालें हमारे माशरे में मौजूद हैं, लेकिन हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैसे को एंजॉय कर रहे हैं। अब फैमिली एंजॉय ये कर भी रही एक है। नेमत है कि जो आप कमा रहे हो वो आपको नसीब हो, वरना कुछ लोग इस चक्कर में लग जाते हैं कि औलाद के लिए जोड़ना है, ये करना है, वो करना है, पेंडिंग पड़ा रहता है पैसा, और वो इंसान खुद जो है ना वो बस डेथ बेड पे चला जाता है इस यही सोचते सोचते। मेरे ख्याल से इंसान को ना क्राइटेरिया सेट करना चाहिए कितना बचाना है और कितना अपने ऊपर लगाना है। तो जब ये चीज़ मैं तो हर चीज़ प्लान करके चलता हूँ कि इतना एक मैंने बचाना है और इतना एक मैंने अपने ऊपर लगाना है। सारा भी नहीं बचाना और सारा भी नहीं उड़ाना। अच्छा, लोग अक्सर जो है वो बड़ा प्राउड फील करते हैं इस चीज़ के ऊपर। वो कहते हैं जी हम ख़ानदानी रईस हैं और तुम्हारे पास नया नया पैसा है। आई बिलीव नया जो पैसा है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अचीव करना और मेंटेन करना भी, एज़ कम्पेयर टू जो ख़ानदानी रईस हैं। अक्सर मैंने देखे हैं बिगड़े हुए रईस हैं। अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं मैं कहता कि सारे ऐसे ही हैं, बट मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं जो ज़ीरो से कहीं ऊपर गए हों और फिर उनमें अकड़ हो। जिसने रगड़ा खाया होता है ना वो बंदा हम्बल ही होता है। मेरे ख्याल से ये जो माइंड सेट है ना सिर्फ हमारे लोगों में है। अगर आप बाकी दुनिया को देखें तो वो हमेशा सेल्फ मेड बंदे की इज्जत करते हैं। अगर उनके सामने बैठ के आप कहोगे तो मेरे दादा ये था, मेरा परदादा ये था, हम तो खानदानी रईस हैं, तो वो कहते हैं तुमने क्या किया फिर। लेकिन जो बंदा सेल्फ मेड होता है बाहर के जो लोग हैं उसको ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन हमारे लोगों का ये माइंडसेट है ये तो नया नया अमीर हुआ है, इसकी क्या इज्जत करनी है हमने। तो लेकिन पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। अब जो नई जनरेशन आ रही है वो इस चीज़ की बड़ी रिस्पेक्ट कर रही है, सेल्फ मेड की बहुत रिस्पेक्ट कर रही है। मैं हर बंदे की बात नहीं कर रहा ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये माइंडसेट रखते हैं। अब मुझे लोग मिलते हैं, अब रिसेंटली कोई 6 महीने पहले की बात होगी, मैं गया हुआ था लाहौर। तो लाहौर में एक कंपनी थी, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि हमारे जो बॉस हैं ना वो आपसे मिलना चाहते हैं। ना उन्होंने कोई वीडियो बनानी है, कुछ भी नहीं करना। काफ़ी बड़े आदमी थे वो भी और बड़े सफ़ेद पोश किस्म के। कहते हैं वो सेल्फ मेड हैं, उन्होंने ज़ीरो से शुरू किया था। वो आपकी वीडियो सिर्फ इस वजह से देखते हैं आप भी ज़ीरो से मतलब शुरू हुए हैं और आज माशाल्लाह एक मकाम पे हैं, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। फिर मैं गया हूँ उनके पास, बैठा हूँ, कोई 10-15 मिनट हमारी मुलाकात हुई है। फिर उनके पास भी टाइम शॉर्ट था और मेरे पास भी, लेकिन बड़ा मज़ा आया, उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी है। ऐसे लोग भी तो मौजूद एक हैं। सेल्फ मेड आदमी जो है वही कदर समझ सकता है उस बंदे की जो दूसरा सेल्फ मेड होता है। इसी वजह से तो अभी हमने ये जो पॉडकास्ट का इनिशिएटिव लिया है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं हर उस सेल्फ मेड आदमी को बुलाऊं और उसकी स्टोरी सुनूं
उससे गप लगाऊं, कुछ सीखने को मुझे मिलेगा। आई बिलीव कि लर्निंग जो है वो पूरी ज़िंदगी चलती रहती है, तो मैं लर्न करना चाहता हूँ। दैट्स वाई हमने ये पॉडकास्ट का इनिशिएटिव लिया। और आई बिलीव के आपकी लाइफ जो है, सेल्फ मेड बंदे की लाइफ किसी बुक से कम नहीं है। एक बुक को बैठ के पढ़ने में और एक सेल्फ मेड आदमी के साथ बैठ के 1 घंटा, डेढ़ 2 घंटे गप लगाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो आप उसकी एनर्जी से और उसके साथ बैठ के उसकी फीलिंग से जो चीज़ें आप एब्जॉर्ब करते हो या लेते हो या सीखते हो ना, वो आई डोंट थिंक सो कि एक बुक के जितने भी लवर्स हैं वो इस चीज़ को शायद डिनाई करें, बट मैं इतना शौकीन नहीं हूँ बुक्स का। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि लेट्स डू अ पॉडकास्ट जिसमें हम लोग ऐसे सेल्फ मेड लोगों की कदर भी करें, रिस्पेक्ट करें, उनसे सीखें, हमारे लिए लर्निंग जो है वो बने। और ये मेरा जो है, इसके साथ ही हम पॉडकास्ट को क्लोज़ भी करते हैं, क्लोज़ की तरफ जाते हैं। मेरा पहला पॉडकास्ट है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बताया था, और मैं देखूंगा कि मेरा फीडबैक लोगों का कैसा आता है। मैं लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट आप भी रिकमेंड करें कि किस बंदे को सेट पे बुलाया जाए, जिसकी आप स्टोरी सुनना चाहते हैं, उससे क्या क्वेश्चंस करना चाहते हैं। फीडबैक भी लाजमी दें कि मैं कैसा रहा क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की पहली वीडियो है जो मैंने कैमरा में देख के रिकॉर्ड की है या बैठ के कन्वर्सेशन रिकॉर्ड की, फर्स्ट वीडियो एवर। और मुझे नहीं पता था कि पता नहीं मैं रिकॉर्ड कर भी सकूंगा कि नहीं, अच्छा किया या नहीं किया ये तो खैर ये अवाम पे छोड़ते अवाम हैं। बताएगी, अवाम पे छोड़ेंगे। और ये मेरे ख्याल से कोई बड़ा हिस्टोरिकल पॉडकास्ट होगा जो रिकॉर्ड हो चुका है, अभी तक इसका चैनल नहीं बना, अभी क्या चैनल बनेगा। क्या बात है। चैनल नहीं क्रिएट किया, किसी भी तरह की कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस अभी तक क्रिएट नहीं हुई है। क्रिएट करेंगे, पोस्ट करेंगे, देखेंगे लोगों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, प्यार मिलता है या नहीं मिलता है। और लाजमी बताइएगा खिज़र भाई को जब हम नेक्स्ट बुलाएं तो इनसे हम क्या क्या क्वेश्चंस करें। जो आप क्वेश्चंस लिखेंगे हम उनको डेफिनेटली कंसिडर करेंगे, और खिज़र भाई आपको फिर उनका जवाब भी देना पड़ेगा। मुझे लगता है अवाम आपको बहुत सपोर्ट करेगी, क्योंकि आपने जितनी भी बातें की हैं, कोई आपने कंट्रोवर्सी, कोई आपने जैसे एक दूसरे बंदे पे उसका जो वीक पॉइंट होता है उसके साथ छेड़खानी करना या उस तरह से आपने नहीं किया। और आपका जो इनिशिएटिव है मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपने वो बातें की हैं जो मतलब जिसको देख के लोग सीखेंगे। उसकी काफ़ी रीज़न ये है कि मैंने जब ये पॉडकास्ट का इनिशिएटिव लिया तो मैंने ये सोचा था कि हम नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं करेंगे। इस हमारी फुल जो दुनिया है ना, इसमें इस वक्त सिर्फ नेगेटिविटी बिक रही है कि फ़लाँ के साथ ये हो गया, फ़लाँ में ये गलत हरकत हो गया, फ़लाँ शहर में आज ये कत्ल हो गया। तो मैंने कहा यार हमने पॉजिटिविटी निकालनी है। मैं पॉजिटिव बहुत, मुझे दिल करता है कि मैं पॉजिटिव कन्वर्सेशंस करूँ, पॉजिटिविटी बिखेरूँ। तो हमने सोचा कि हम कोई भी नेगेटिव चीज़ को टच नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव करके फिर देखते हैं कि अवाम उसको कितना सपोर्ट करती है या कैसा लगता है उनको।